मेरा ये ख्याल था कि जब अगर आपने कैपिटल बजटिंग को शामिल कर दी है, उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो है आपने बेसिक रख दी है, उसमें आपने बजटिंग को चेक कर लिया है, परफॉर्मेंस बेस्ड को चेक कर लिया है, बाकी छोटे-छोटे टॉपिक को चेक कर लिया, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक बड़ा अच्छा टॉपिक था, या तो वो निकल गया है उनके उससे, वो शामिल होना चाहिए था आपके इसमें, क्योंकि बड़े मज़ेदार सा टॉपिक है वो, उसे जनरल से ही शामिल कर देते। और सिर्फ़ इसी में नहीं, सीएसएस में भी चेक करें तो सीएसएस में भी वो शामिल नहीं है आपके, कि उसमें शामिल हो। अब सीएसएस के जितने भी पेपर चेक करें, 2 चैप्टर जो हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट आ रहे हैं, उसी में से ही पेपर बनता हुआ आ रहा है। वो कैपिटल बजटिंग से आ रहा है, ठीक है? और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से आ रहा है। जो पेपर भी उठा लें, 99% चांसेस इन्हीं 2 चैप्टर से हैं। तो आप लोगों को भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोगों ने बाकी चीज़ों को भी 100% देना है। लेकिन आप 110% देंगे इन 2 चैप्टर्स को, ख़ास तौर पर कैपिटल बजटिंग को और हमारे जो हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को। तो पेपर मेरा नहीं ख़्याल कि आप लोगों का दिसंबर से पहले-पहले हो। आप ये समझें कि दिसंबर से बाद तो हो सकता है, पहले नहीं हो सकता, क्योंकि 100% प्रेडिक्शन जो है हम नहीं कर सकते इसके ऊपर। हम जो हैं एक सुनी-सुनाई होती है, किसी इंटरनल जो है एम्प्लॉयी से पूछ लिया, किसी से कंसल्ट कर लिया कि भई कब तक है, तो वो अगर उन्होंने एक मीटिंग में डिस्कस हुआ है कि भई ये फलाँ डेट पे हम इस टेस्ट को लेके जाते हैं, तो हो सकता है कि चेंज भी हो सकता है, ऊपर-नीचे हो सकता है, कोई टेस्ट है, कोई इमरजेंसी कोई एडवर्टाइज़मेंट आ जाती है, बाज़ औक़ात ऐसी एडवर्टाइज़मेंट आ जाती है, वो कहते हैं कि पहले इसको लेकर आएँ कि भई इसमें सीट्स ज़्यादा हैं, बाकी बाद में, तो उस एडवर्टाइज़मेंट को वो पहले ले आते हैं, बाकी चीज़ें बाद में हो जाती हैं, या कुछ पेंडिंग वर्क होता है, उसको अगर मिनिस्ट्री की तरफ से बार-बार कोई स्पेशल रिक्वेस्ट आ जाए, तो वो टेस्ट को पहले लेके आया जाता है, बाकी जो टेस्ट होते हैं उन्हें पीछे लेके चले जाते हैं वो। तो वो प्लानिंग होती हैं, वो फ़ोरकास्ट होता है उनका कि इस माह में हो जाएगा, आगे-पीछे हो सकती हैं। पहले नहीं हो सकता, बाद में हो जाता है, और जब जितने अब तक जो है मेरे सोर्सेज़ हैं, ये जहाँ तक अ, मुझे पता है, तो मुझे तो यही सुनने में आया है कि दिसंबर में ही होगा या दिसंबर के बाद होगा, इससे पहले नहीं हो सकता। तो लेकिन आप लोग अपने आप को प्रिपेयर करें। तो क्योंकि हम अब आज ये टॉपिक क्लोज़ तो नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें रह जाएँगी। अगला नेक्स्ट एक और टॉपिक इसके ऊपर करके फिर हम अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के ऊपर जाएँगे, और हमारा इसमें जो एक टॉपिक बचा था एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के, तो वो आपका जो है जुनैद साहब एचआरएम में कराएँगे। वो कुछ मैंने उन्हें डेटा प्रोवाइड किया था, कुछ वो अपनी तरफ से भी डेटा कलेक्ट करेंगे, तो वो आप लोगों को वो इंशाल्लाह ताला करा देंगे। लेक्चर आज का हम स्टार्ट करते हैं, मुझे एक दफ़ा फिर कंफर्म कर दें, वॉइस वगैरह का कोई इश्यू हो या किसी किस्म का कोई इश्यू तो नहीं है आप लोगों को? क्लियर है सब चीज़? हुँ। चलें, चलें ठीक है, शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह, अल्लाह ताला के नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का 19वाँ है, और जिससे मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि आज का लेक्चर जो है, मेरा इरादा तो नहीं था इतना लेट हो लेक्चर। मेरा तो इरादा ये था कि 8 बजे लूँ, लेकिन मुझे बाहर कुछ जाना पड़ा, ट्रैवलिंग में था मैं, तो फिर मेरा इरादा था कि साढ़े 8 बजे आके ले लूँगा, इसलिए मेरी कोशिश थी कि बच्चों को भी ना बताऊँ, मैं जब पहुँच जाऊँ, तब जाके बताऊँ। फिर मैंने आके यहाँ तकरीबन 8:20-25 पे नेटवर्क चेक किए, तो एक मीटिंग थी मेरी, मैंने मीटिंग अटेंड की है। तो 20-25 मिनट की मीटिंग थी, उसमें 2 दफ़ा मेरा नेटवर्क जो है डिस्कनेक्ट हुआ, तो मुझे थोड़ा-सा ये हुआ कि नेटवर्क का इश्यू होगा और बच्चे फिर जो है डिस्टर्ब ना हों, मैं खुद ना डिस्टर्ब हूँ इसमें बार-बार। तो उसी चेक करते हुए वो 9 बज गए, 9 बजे का टाइम मैंने दिया, फिर 9:15 पे मुझे लेना पड़ा लेक्चर। बहरहाल हो जाती हैं ऐसी चीज़ें तो। तो हम जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, और इसमें जो है हमारे पास जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे कैपिटल बजटिंग। के कैपिटल बजटिंग की जो टेक्निक्स होती हैं वो कौन-कौन सी होती हैं। तो कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स में मैं आपको सबसे पहले ना, ऐसे जैसे आज बच्चों ने ज़िक्र भी किया,
तो कुछ एक खास किस्म की टेक्निक्स इस्तेमाल होगी या एक टर्म इस्तेमाल होगी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। उसके बारे में मैं आप लोगों को ज़रा बताना चाहता हूँ कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, या ख़ास तौर पर नॉन बिजनेस ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए ये शायद थोड़ी सी नई अनफेमिलियर टर्म हो कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है। वैसे तो नाम से पता चल जाता है कि जो मनी है उसका उसको वो एक ख़ास वैल्यू रखती है, ख़ास इंपॉर्टेंस रखती है एक ख़ास टाइम में। कि वो बिल्कुल इसी तरह ही होता है कि जो आज आपके पास जो रुपए पैसे हैं उसकी जो वैल्यू है वो कल शायद वो वैल्यू ना हो, उससे अगले दिन वो वैल्यू ना हो, उससे अगले दिन वो वैल्यू ना हो। क्योंकि एक जो अमाउंट है अगर आपके पास खाली पड़ी हुई है, आपके हाथ में है, हैंड में है, तो अगर आप उसे कहीं पे इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बेकार पड़ी हुई है। इससे अच्छा है कि वो आप उसे इस्तेमाल करें, उसके ऊपर कुछ प्रॉफ़िट लें, मुनाफ़ा कमाएँ, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी आपके पास। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है ये आगे हमारी कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स में एक जगह इस्तेमाल होगा, 1-2 जगह पे, इसलिए मैं इसे आप लोगों को सबसे पहले क्लियर कराना चाह रहा हूँ, ताकि स्टूडेंट्स जब उस टेक्निक्स पर पहुँचे तो उन्हें ये चीज़ क्लियर हो कि क्या वो चीज़ होती है ये। ये बड़ा कंसेप्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बड़ा अहम कंसेप्ट है। कि मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैं तो यह कहूँगा कि 40% जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर कर रही होती है। ठीक हो गया? तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये होता है कि जो आपकी मनी है वो आज जो वर्थ रख रही है वो कल के मुकाबले में वो वर्थ ज़्यादा है। कल वो वर्थ जो है वो कम होगी। वो किस तरह कम होगी? क्योंकि ये जो इन्फ्लेशनरी ये है जो ट्रेंड चल रहा है हमारे पास कि डे बाय डे चीज़ें महँगी हो रही हैं। रुपया जो है वो अपनी कदर कम करता जा रहा है, डॉलर इंक्रीज़ होता जा रहा है। या हम ये कहेंगे कि जो चीज़ आज आप आपके पास ₹10 हैं, ₹10 में आज आप क्या कर सकते हैं, कोई एक चीज़ परचेज़ कर सकते हैं या कोई आइटम परचेज़ कर सकते हैं। तो आज से 10 दिन बाद वही चीज़ आप उसी ₹10 में परचेज़ नहीं कर सकेंगे। हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कुकिंग ऑयल का, ठीक हो गया? पहले हमारे पास अगर ₹180 ₹220 हुआ करते थे, तो हम 1 केजी कुकिंग ऑयल ले लिया करते थे, 1 लीटर ले लिया करते थे। लेकिन तब अगर हमारे पास ₹220 थे और आज वही ₹200 हमारे पास हों, ₹220 हों, क्या आज हम कुकिंग ऑयल ले सकते हैं 1 लीटर? कभी भी नहीं ले सकते। इट्स मीन क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि 220 की जो वर्थ आज से 1 साल पहले थी, वो 220 की वर्थ आज बिल्कुल नहीं रही। यही चीज़ क्या है? यही टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। कि जो मनी है वो एक वैल्यू रखती है ख़ास टाइम के ऊपर, ठीक हो गया? दूसरे टाइम पर वो क्या रखती है, दूसरी वैल्यू रखती है, उसकी चेंज वैल्यू उसकी वर्थ जो है वो चेंज होगी। वही ₹10 जो वैल्यू आप आज से 10 साल पहले थी उसकी वर्थ, वो आज भी उसकी वर्थ बिल्कुल नहीं, ₹10 की वर्थ नहीं है, ठीक हो गया? आज वो ₹10 कुछ भी नहीं है। कल जो जब हम पढ़ा करते थे, कल वो जब हमारे पेरेंट्स हमें पैसे देते थे तो ₹5 हमें देते थे, तो पॉकेट मनी, और जब हम जाके जो ₹5 में पता नहीं कि पूरा दिन गुज़ार लेते थे, तो ₹1-2 बचा भी लेकर घर बचा के लेके आते थे और बॉक्स में रख देते थे कि ये हमारी क्या है, ये हमारी सेविंग्स है। और आज जो हमारे बच्चे हैं या हमारे जो बहन-भाई हैं छोटे, वो जब जाते हैं पढ़ने के लिए, उन्हें अगर ₹100 भी दे दें, तो वो ₹100 का जो है वो ये कहते हैं कि आज का दिन कैसे गुज़रेगा। तो क्या है कि तब के ₹10 और आज के ₹100 वो वैल्यू बराबर हो गई है। तो इट्स मीन क्या है कि वैल्यू जो है वो अपनी जो वर्थ है, वो डिक्रीज़ करता है या इंक्रीज़ करता है। तो मनी जो है वो क्या हो जाती है, एप्रिशिएट हो जाती है या डेप्रिशिएट हो जाती है वो। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, इस कांसेप्ट को कहते हैं हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो इसमें जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज़ द कांसेप्ट दैट द मनी टुडे इज़ वर्थ मोर देन टुमारो। तो इसका कांसेप्ट क्या है कि जो मनी आज हमारे पास मौजूद है, रुपया पैसा आज मौजूद है हमारे पास, उसकी वर्थ आज ज़्यादा है कल के मुकाबले में, ठीक हो गया? दिस इज़ बिकॉज़ मनी टुडे कैन बी यूज्ड इन्वेस्टेड और ग्रोथ। इसका ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस एक कांसेप्ट तो ये है ना कि इन्फ्लेशनरी दौर है। दूसरी एग्ज़ाम्पल इसकी ये है कि आज आपके पास तो जो रकम है, ठीक है? उसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं पर लगा सकते हैं, कहीं पर आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे मुनाफ़ा कमा सकते हैं। लेकिन वही ₹220 आप किसी दोस्त को दे देते हैं और उससे कहते हैं कि आज से 5 साल बाद मुझे आपने ये 220 देने हैं। तो भई 220 जब वो 5 साल बाद देगा आपको, तो इट्स मीन कि वो 220 आप इस्तेमाल तो नहीं कर सकते, आपके दोस्त के पास हैं, वो 5 साल बाद देगा आपको। 5 साल बाद जब तक वो आपको ₹220 देगा, तो आपको उसका क्या फ़ायदा पहुँचना? कुछ भी फ़ायदा नहीं पहुँचना। एक मैं आपके मेरे 2 दोस्त हैं, मैं उनको आपकी एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। 2 दोस्त हैं, तो एक दोस्त जो है माशाल्लाह वो बाप बना है,
तो उसे अभी से परेशानी है कि यार मैंने जो है घर का सर्कल कैसे चलाना है, बच्ची के जो है मैं बच्चे के लिए सेविंग रखता हूँ, कोई अकाउंट खुलवाता हूँ। तो उसने अपने दूसरे दोस्त से कहा कि मैं अगर आज आपको ना एक मोटरसाइकिल दिला देता हूँ, या मेरी बच्ची की शादी में मुझे गिफ्ट कर देंगे वो मेरी मोटरसाइकिल, तो ये होगा कि एक मेरी सेविंग हो जाएगी, दूसरा ये मोटरसाइकिल आप मुझे दे देंगे उधर, तो शादी पे मैं अपनी बच्ची को गिफ्ट करना चाहूँगा। तो उसने कहा कि ठीक है आप मुझे दें। जब ये बात मुझे पता चली तो मैंने उससे कहा कि यार भाई आप 200, आप उसे एक मोटर बाइक तो दे रहे हैं, 125 आप उसे जो दे रहे हैं, तो वो 125 अब 10 साल बाद, 12 साल 15 साल वो इस्तेमाल करेगा, उसकी जो है वर्थ आज वो इस्तेमाल कर लेगा, कल को वही मोटरसाइकिल आपको दे देगा उतनी पैसे की, या जो भी करेगा, तो आपको क्या फायदा पहुंचना है? इतने पैसे जो है आप कारोबार में किसी लगा लें तो ज्यादा मुनाफा कमा लेंगे। वो वर्थ जिस जिस 125 से जो है उसकी इतनी वैल्यू है, उसकी वर्थ जो आज है कल को वो वर्थ तो नहीं रहनी उसकी। पैसा तो अप्रिशिएट या डिप्रिशिएट होना है। तो उसके जहन में थोड़ी सी बात आई, तो फिर उसने जाके कहीं पे अपना जो है वो साइड लाइन बिजनेस में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में मोस्टली दो किस्म की टर्म्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। वो टर्म जो पहले भी मैंने शायद आपको बताया था, एक टर्म होती है उनकी कि प्रेजेंट वैल्यू टर्म, जिसे हम कहते हैं पीवी, और दूसरी होती है एफवी, फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू और टर्म एक जो है, ये दो किस्म की टर्म्स जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी में इस्तेमाल की जाती हैं। प्रेजेंट वैल्यू के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था। प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू होती है किसी भी फ्यूचर वैल्यू की करंट जो वैल्यू है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट वैल्यू कह रहे होते हैं। और फ्यूचर वैल्यू क्या होती है? फ्यूचर वैल्यू आज की जो रकम है हमारे पास, जो इन हैंड जो रकम है, उसकी किसी भी फ्यूचर में जाके, किसी स्पेसिफिक फ्यूचर पॉइंट पे जाके उसकी वैल्यू चेक करना, वो कहलाता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी। ठीक हो गया? तो ये प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के दो टर्म्स हैं जो ज्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, अब प्रेजेंट वैल्यू क्या है? प्रेजेंट वैल्यू में हम क्या देखते हैं? प्रेजेंट वैल्यू में हम देखते हैं कि जो फ्यूचर में हमारे पास कैश इनफ्लो होना है, हमारे पास दो कंसेप्ट होते हैं, कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो। ठीक हो गया? कैश इनफ्लो क्या होता है कि जो कैश हमें रिसीव हो रहा होता है वो हमारा क्या कहलाता है? कैश इनफ्लो हो कहला रहा होता है। जो कैश हमारे हैंड से बाहर जा रहा होता है, जो कैश हम बाहर पे कर रहे होते हैं, जो हम पेमेंट्स कर रहे होते हैं कैश में, वो क्या कहलाता है हमारे पास? कैश आउटफ्लो कहलाता है। ऐसे ही होता है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने पढ़ा था कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो। ठीक हो गया? अच्छा, अब प्रेजेंट वैल्यू क्या है? प्रेजेंट वैल्यू में हम देखते हैं कि फ्यूचर में जो हमें कैश इनफ्लो होगा, या फ्यूचर में जो हम आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में जो हमें रकम मिलेगी या मुनाफा मिलेगा या हमें कोई भी अमाउंट मिलेगी, उसकी आज क्या वैल्यू है, आज की उसकी कितनी वर्थ है, वो हम उसके लिए, उसे चेक करने के लिए, उसकी आज प्रेजेंट में उसकी वर्थ चेक करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट वैल्यू इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया? और फ्यूचर वैल्यू हम कब इस्तेमाल करते हैं? अगर आज हम कोई पैसे कहीं पे लगा रहे हैं या हम कोई पेंशन में कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आज की जो हमारी टोटल लमसम अमाउंट है जो हम कारोबार में लगा रहे हैं, इसको चेक करना, मतलब कि आज जो हम कैश आउटफ्लो कर रहे हैं, कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं या किसी को पैसा दे रहे हैं, उसकी वर्थ चेक करना फ्यूचर में जाके कि फ्यूचर में ये इसकी क्या वैल्यू होगी, ये कितनी इससे चीजें, इसकी परचेसिंग पावर कितनी होगी फ्यूचर में, इसे हम क्या करते हैं? इसे हम फ्यूचर वैल्यू कहते हैं। उस फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला लगाकर हम इसे क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया? तो अगर आपको मैं कहूँ कि आपके पास 1000 रुपये आज मौजूद हैं और आप मुझे ये बताएं इन 1000 रुपये की फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं? आपके पास कोई ऐसा फार्मूला हो जिसे आप फाइंड आउट कर सकते हो, या आप लोगों को पता चल जाए कि फ्यूचर वैल्यू इनकी क्या होगी? तो आज तक नहीं था ये चीज़ आपके पास, लेकिन आज आपके पास हो जाएगी। आज आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप किसी भी अपने दोस्त से जो है कहीं भी किसी भी कारोबार में लगाएंगे, या किसी दोस्त को पैसे देंगे, या किसी को क्रेडिट देंगे, तो आप चेक कर सकेंगे कि फ्यूचर में जाके मेरी ये अमाउंट जो है ये कितनी बन जाएगी, या इसकी फ्यूचर में कितनी वैल्यू होगी। या कोई अगर दो दोस्त हैं, वो आपसे कहें कि आज आप मुझे 1000 रुपये दे दें, कल मैं आपको 1200 रुपये दूंगा, तो कितने साल बाद? 2 साल बाद, 3 साल बाद, या कभी भी दूंगा। तो आप देखेंगे कि यार आज जो मैं 1000 रुपये से दे रहा हूँ, 2 साल बाद मेरी इस 1000 की वैल्यू क्या होगी? या वो मुझे 1200 रुपये दे रहा है, क्या मेरी 1000 की वैल्यू 2 साल बाद जाके 12,000 हो जाएगी, 1200 हो जाएगी? तो मुझे 1200 जो है रिसीव कर लेने चाहिए आज 1000 रुपये देके 2 साल बाद, या मुझे ज़्यादा डिमांड करनी चाहिए, मुझे 1500 रुपये डिमांड करनी चाहिए, या मुझे 2000 रुपये डिमांड करनी चाहिए? तो उसको चेक करने के लिए आपके पास एक खास किस्म का फार्मूला होता है जिसे आप इस्तेमाल करते हैं और चेक कर सकते हैं कि फ्यूचर में आपके आज आपके पास 1000 रुपये हैं, तो ये 1 साल बाद इसकी वर्थ कितनी होगी, 2 साल बाद इसकी वर्थ कितनी होगी, 5 साल बाद ये इसकी वर्थ कितनी होगी। बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये जो है ना टॉपिक है,
इसे आप अपनी वैल्यू चेक कर सकते हैं अपनी अमाउंट की। आप कहीं भी किसी भी कारोबार में पैसा लगाते हैं तो उसकी चेक कर सकते हैं कि यार इतने साल बाद मुझे कितना मुनाफा आना चाहिए कि मेरी आज जो इन्वेस्टमेंट है इसके बराबर वो अमाउंट मुझे मिलना शुरू कर दे। तो इसके लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होता है, सबसे पहले मैं आपको फ्यूचर जो है वैल्यू का फार्मूला पढ़ाऊंगा कि फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला क्या होता है। फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला जो होता है हमारे पास वो होता है कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 + r इंटू पावर n। ठीक होगी, ये एक फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला है। ये फार्मूला आप याद रख लें माइंड में अपने, इसको प्रैक्टिस कर लें कि कभी भी किसी भी वक्त आप, अगर आपको कहा जाए कि आपके पास इतनी रकम है और आप बताएं कि इस रकम की वैल्यू आज से 5 साल बाद कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी या इसकी वर्थ कितनी हो जाएगी, ठीक हो गया, तो वो आप बता सकते हैं इजीली। अब प्रेजेंट पीवी जो है, पीवी इस फार्मूले में क्या है, पीवी है इसमें प्रेजेंट वैल्यू, जो आपके पास आज रकम है। फर्ज करें आपके पास क्या था, 10,000 रुपये आज मौजूद थे जो आपकी पॉकेट में मौजूद थे, ठीक हो गया। अच्छा आई आई सो यहाँ पे मैं सबसे पहले आर से क्या मुराद होता है, आर से मुराद होता है इंटरेस्ट रेट, कि आपको जो कोई भी बिजनेस है वो जो आपको इंटरेस्ट रेट दे रहा है या आपको प्रॉफिट रेट जो दे रहा है वो क्या है। और ये जो एन है यहाँ पर, एन से मुराद है नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब कितने साल जो है बाद आप ये चेक कर रहे हैं अपनी वर्थ को, आज की रकम की वर्थ जो है कितने साल बाद चेक कर रहे हैं आप। अगर 2 साल बाद वर्थ चेक करना चाह रहे हैं तो 2 आ जाएगा, 3 साल बाद वर्थ चेक करना चाह रहे हैं 3 आ जाएगा, 10 साल बाद वर्थ चेक करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। इसकी एक मैं एग्जाम्पल भी आपको करा देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी ये है कि आज आपके पास क्या है, 10,000 रुपये थे आपके पास आज ही, ठीक हो गया। और आप चेक करना चाहते हैं कि 10 साल बाद, सॉरी 8 साल बाद उसकी वर्थ कितनी होगी मेरे 10,000 रुपये की, ठीक हो गया उसमें से। और आपसे एक दोस्त कहता है कि मुझे ये जो 10,000 रुपये हैं आप ये 10,000 रुपये मुझे दे दें आज, और 8 साल बाद मुझसे आप जो है ना 12,000 रुपये ले लेना। क्या कहता है कि 8 साल बाद मुझसे 12,000 रुपये ले लेना। और वो आपसे साथ ये कहता है कि मैं आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो मैं आपको दूंगा 2%, के आपकी जो अमाउंट है इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट 2% होगा। और दूसरा दोस्त है वो कहता है आपसे मेरे आपके इंटरेस्ट रेट क्या होगा, 4% मैं आपको दूंगा। अब आप देखना चाहते हैं कि यार मेरी जो 10,000 रुपये अमाउंट है वो इसके ऊपर अगर मुझे कोई 2% इंटरेस्ट रेट दे रहा है तो 8 साल बाद मेरे पास टोटल रकम कितनी हो जाएगी या इसकी वैल्यू टोटल कितनी होगी। अब हमें फार्मूला आता है, इस फार्मूले को हम अप्लाई करते हैं और फार्मूले को अप्लाई करने के बाद जो है हम चेक कर लेते हैं कि हमारी अमाउंट कितनी बनती है। तो फ्यूचर वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी, प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 10,000 रुपये, ठीक हो गया, 10,000 यहाँ आ गया, मल्टीप्लाई बाय, अब हमारे पास जो था यहाँ पर वन था, वन फार्मूले का पार्ट है, तो वन क्या क्या आ गया, वन ही आ गया, प्लस आई की पावर एन, ठीक हो गया। आई हमारे पास कितना है, 2%। अब 2% को हमने जो है 0.02 किस तरह लिखा है, क्योंकि इसको अगर परसेंटेज को हम खत्म करते हैं तो डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 0.02 आ जाता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, 0.02। और एन हम कितने साल बाद चेक कर रहे हैं, 8 साल के बाद हम चेक करना चाह रहे हैं हमारे 10,000 की वैल्यू 8 साल बाद कितनी होगी, ठीक हो गया। तो एन हमारा कितना आ गया, 8 आ गया। इसको अगर हम फार्मूले के जरिए से कैलकुलेट करें तो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू की अमाउंट जो है वो 11,780 रुपये आ जाती है, ठीक हो गया। मतलब क्या है कि आज हमारे पास अगर 10,000 रुपये हों और हम कहीं पे उसे 2% कहीं पे उस रकम को जमा कराएं, बैंक में जमा कराएं, या हम कहीं पे किसी दोस्त को लोन दे दें और वो अगर हमें 2% उसके ऊपर इंटरेस्ट दे तो हमारी वर्थ जो है 8 साल बाद कितनी बनेगी, 11,780 रुपये बनेगी, ठीक हो गया। तो इसे ये इस फार्मूले के जरिए आप जो है अपनी टाइम वैल्यू ऑफ मनी में फ्यूचर वैल्यू अपनी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो है इसी फार्मूले से, ये तो हो गया हमारा फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करना। अब इसी फार्मूले के जरिए हम प्रेजेंट वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला इसी इक्वेशन से निकाल सकते हैं ना हम, फ्यूचर वैल्यू को हम इस साइड पे ले आते हैं, ठीक हो गया, और प्रेजेंट वैल्यू को हम इस साइड पे लेके चले जाते हैं और जो मैथमेटिकल रूल है इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं तो हमारा जो है प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला भी कर जाएगा कि फ्यूचर में अगर कोई हमसे कहे कि मैं 8 साल बाद जो आपको है ना 10,000 रुपये दूंगा, आज जो है आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आज उसकी वर्थ कितनी होगी 10,000 की। तो वो आपने किस तरह फाइंड आउट करना है।
तो इसके लिए इस इक्वेशन से आप जो है उसका इसका जो है प्रेजेंट वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो किससे फाइंड आउट करेंगे, ये देखिए सेम फार्मूला था आपके पास। तो ये प्रेजेंट वैल्यू सेम प्रेजेंट वैल्यू की जगह पे आ गया, ठीक हो गया। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ जाके क्या हो गया आपका, डिवाइड हो गया। तो ये फार्मूला आप इस्तेमाल करते हुए प्रेजेंट वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी फार्मूले की इक्वेशन को आपने सिर्फ क्लेरिफाई करना है, सिंपलीफाई करना है, तो आपका प्रेजेंट वैल्यू भी इसमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये तो वो था जो प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करने का जो एक रास्ता था, वे था, मेथड था। तो अब हम चलते हैं अपने अगले सफ़र की तरफ, ये अपनी जो कंटिन्यू हमारा लेक्चर था उसकी तरफ। ये कंसेप्ट थे थोड़े से आपको याद कराने या आपको समझाने ज़रूरी थे। हमने क्या पढ़ा था, हम पढ़ रहे थे कैपिटल बजटिंग, ठीक हो गया। हमने ये पढ़ा कि कैपिटल बजटिंग, पहले मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपका जो है, इतने दिन आपने चार पढ़ी है, ज़रा आप इसकी तरफ भी आ जाएं कि कैपिटल बजटिंग क्या होती है। तो हमने पढ़ा था कैपिटल बजटिंग क्या होती है। कैपिटल बजटिंग होती है कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो हैं उन्हें एवेलुएट करना, उन्हें जांचना, देखना, परखना, एनालाइज करना कि कौन सा प्रोजेक्ट में हमें इन्वेस्ट करनी चाहिए और हम किस तरह अपने एक्सपेंस को कम से कम कर सकते हैं, या हम इन्वेस्टमेंट से अपना पैसा जो है इन्वेस्टमेंट करके किस प्रोजेक्ट में से अच्छे से अच्छा मुनाफा किस तरह कमा सकते हैं। इसको हमने क्या कहा था, इसको हमने कैपिटल बजटिंग कहा था। वो कैपिटल बजटिंग जो है वो किस तरह की जाती है, मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं कैपिटल बजटिंग में, ये देखने के लिए कि कौन सा प्रोजेक्ट हमने एक्सेप्ट करना चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट हमें रिजेक्ट करना चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए हमें सूट करेगा हमारी कंपनी को, कौन सा प्रोजेक्ट जो है हमें लीव कर देना चाहिए, ठीक हो गया। वो सब चीज़ को हम क्या कहते हैं, इसको हम कैपिटल बजटिंग कहते हैं। ये हमने पढ़ा था। तो कैपिटल बजटिंग की डेफिनेशन क्या है, तो कैपिटल बजटिंग इज ए प्रोसेस by which investors determine the value of potential investment project, ठीक हो गया। तो कैपिटल बजटिंग क्या है, कैपिटल बजटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इन्वेस्टर क्या करता है, डिटरमिन करता है अपने प्रोजेक्ट्स की वैल्यू को, कौन सा प्रोजेक्ट कितनी वैल्यू रखता है, कितनी वर्थ रखता है हमारे लिए, कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए अच्छा है, कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए जो है नामुनासिब है। वो क्या करता है, सारे प्रोसेस को जो है चेक करना, देखना, इवेल्युएट करना, क्या कहलाता है, कैपिटल बजटिंग कहलाता है। तीन जो है मोस्ट जो कॉमन अप्रोचेस इस्तेमाल की जाती हैं प्रोजेक्ट सिलेक्शन में या कैपिटल बजटिंग में, वो कौन कौन सी होती हैं, पेबैक पीरियड होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है, एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू है। ये वो थ्री टेक्निक्स हैं जो कॉमनली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं किसी भी कंपनी में। बाकी जो टेक्निक्स हैं वो कभी कभार इस्तेमाल होती हैं, या कोई कंपनी जो कारोबार जो है मोस्ट जो है इंटेंसिव हो जाता है, मोस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा वो प्रोजेक्ट के ऊपर चला जाता है, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट को एनालाइज करना शुरू कर देता है, तो तब बाकी टेक्निक्स के ऊपर जाता है। अदरवाइज ये तीन टेक्निक्स जो हैं, पीबी, आईआरआर और एनपीवी, ये तीन जो हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक्स, ये वो टेक्निक्स हैं जो ज़्यादातर कंपनी इस्तेमाल कर रही होती हैं अपनी कैपिटल बजटिंग में। तो फिर इसके बाद हमने जो है टेक्निक्स को देखना शुरू किया कि कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं। हमने कहा कि कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स जो हैं उन्हें हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया। हमने कहा कि एक टेक्निक्स जो होती है वो ट्रेडिशनल टेक्निक्स होती है, दूसरी टेक्निक्स क्या होती है, वो हमारे पास मॉडर्न टेक्निक्स होती है। हमने ये कहा कि ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऐसी टेक्निक्स था जिसमें डिस्काउंटिंग का कोई किसी किस्म का ना कोई झंझट नहीं होती थी। वो तो ओल्ड टेक्निक्स होती थी कि जिसमें क्या सोचते थे लोग या इन्वेस्टर सोचते थे कि किस तरह जल्द से जल्द हमें पैसा रिकवर करना चाहिए, बजाय ये कि जो रिकवरी के अलावा कि हमें मुनाफा कितना होगा या हम कितनी देर तक मुनाफा होगा। हमें ऐसे प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें जो हमें ताहयात मुनाफा दे, लॉन्ग अरसे तक दे। वहाँ क्या करते थे पहले वाले जो इन्वेस्टर होते थे, शॉर्ट टर्म मुनाफे की तरफ जाते थे। वो क्या करते थे, ऐसे प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते थे जो वक्ती मुनाफा देते हैं बस। वो फ्यूचर नहीं देखते थे, वो वैल्यू मैक्सिमाइजेशन नहीं करते थे, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाते थे। लेकिन अब जो है, अब थोड़ा सा उलट है। ट्रेडिशनल वाले क्या कहते हैं, वो डिस्काउंटिंग टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं। डिस्काउंटिंग टेक्निक्स को वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि वो डिस्काउंट टेक्निक्स को वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि वो प्रोजेक्ट को सही तरह बारीक बीनी में जाकर क्रिटिकली उसे इवेल्युएट कर सकें कि कौन सा प्रोजेक्ट हमें लॉस देगा, फायदा देगा, कौन सा प्रोजेक्ट हमें लॉन्ग लॉन्ग रन में चलेगा, कौन सा प्रोजेक्ट शॉर्ट रन में हमें प्रॉफिट देगा। उन टेक्निक्स को जो इस्तेमाल करते हैं, डिस्काउंटिंग क्राइटेरिया को इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हमने क्या कहा था,
ट्रेडिशनल कैपिटल बजटिंग का टेक्निक से इस्तेमाल किया था। अब हमने ट्रेडिशनल टेक्निक्स में हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, सॉरी 2 चीज़ें हमने पढ़ी थी, बल्कि 3 पढ़ाई थी मैंने, तो आपको मैंने एक एक्स्ट्रा आपको पढ़ा दी थी। वो 3 हमने क्या पढ़ी थी, वो पढ़ी थी हमने पेबैक पीरियड, पोस्ट पेबैक पीरियड और अकाउंटिंग या जो है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ये 3 किस्म की जो टेक्निक्स थी वो हमने पढ़ी थी ट्रेडिशनल टेक्निक में लास्ट लेक्चर में। अब जो है हम पढ़ने जो जाएंगे वो हम पढ़ेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये 4 टेक्निक्स हैं जो मॉडर्न बिजनेसमैन जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं प्रोजेक्ट्स को एवेल्युएट करने के लिए कि कौन सा प्रोजेक्ट ठीक है, कौन सा प्रोजेक्ट ठीक नहीं है, कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट रिजेक्ट करना चाहिए। तो उस सारी चीज़ को देखने के लिए जो आजकल के न्यू जो है मॉडर्न बिजनेसमैन इस्तेमाल करते हैं, उसे हम मॉडर्न क्राइटेरिया कहते हैं कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स का। उसमें 4 किस्म की टेक्निक्स जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। यहाँ पर जो हैं कुछ सवाल आए हुए हैं पिछले प्रीवियस पेपर्स में कि मोस्ट कॉमन जो है बजटिंग टेक्निक्स बयान करें या 3 मोस्ट कॉमन टेक्निक्स इस्तेमाल करें। वो 3 कौन कौन सी हैं, वो हमारी एनपीवी है, ठीक हो गया, वो हमारे पास इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, वो हमारे पास जो है पेबैक पीरियड। ये 3 जो वो हैं जो मोस्ट कॉमन इस्तेमाल होती हैं। लेकिन अगर वो आपसे पूछ लेता है कि आप सारी बताएं तो फिर आपको सारी बतानी पड़ेगी। तो मॉडर्न टेक्निक्स में हम सबसे पहले ले लेते हैं 2 टेक्निक्स को, जो है हम सबसे पहले काउंट कर लेते हैं। एक जो है वो हमारी है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और दूसरी जो है वो है हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू। 2 को हमने सबसे पहले देखना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ मुझे याद आई है। मैंने आपको जो लास्ट टाइम लेक्चर पढ़ाया था उसमें शायद मैंने आपसे एक सेल्फ कैलकुलेशन के ऊपर भी कहा था कि सेल्फ कैलकुलेशन के ऊपर एक दो एग्जांपल दी थी मैंने आपको, ताकि वो एग्जांपल जो है आप पढ़ लें आसानी से और देख लें और कैलकुलेशन आप खुद करके देखें, ताकि आप लोगों को पता चले कि किस तरह का सवाल है। मैंने कुछ एक कैलकुलेशन करा दी थी, दूसरी कैलकुलेशन मैंने आपके ऊपर खुद छोड़ी थी, जिसमें क्या था मेरे ख्याल से पोस्ट पेबैक और पेबैक पीरियड। तो दोनों के ऊपर एक एग्जांपल बना के मैंने आप लोगों को दी थी कि ये आप लोगों ने करनी है। तो वो जो है ना आप चेक कर लें, उनके आंसर जो है वो जो इंडियन बुक थी, मेरे ख्याल से इंडियन बुक का ही वो एक सवाल था, तो वहां से वो आप चेक कर लेंगे, अपने रिव्यू कर लेंगे कि आपने वो सवाल ठीक भी किया या गलत किया। ठीक हो गया। तो आज हम जो है मॉडर्न टेक्निक्स में सबसे पहले 2 पढ़ते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक हो गया। प्रेजेंट वैल्यू जो है वो तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू भी आप आज समझ लेंगे क्योंकि ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नेट प्रेजेंट वैल्यू का थोड़ा सा अगला पार्ट जो है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू कहलाता है। जैसे वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल होता है आपके करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज जो काम कर रहे होते हैं, जो वो दिन से आप कारोबार में वर्क कर रहे होते हैं शॉर्ट टर्म पीरियड में, वो वर्किंग कैपिटल कहलाता है। नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है कि करंट एसेट्स से करंट लायबिलिटीज को माइनस करना है, तो नेट वर्किंग कैपिटल बन जाता है आपके पास। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या चीज़ है। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होता है कि जिसे हम बात का प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का नाम भी देते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को हम क्या करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स रेशो का नाम भी इसे हम देते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी का क्या मतलब होता है, प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब होता है कि आप कितने परसेंट प्रॉफिट में हैं या आपकी अर्निंग परसेंटेज क्या है। प्रॉफिटेबिलिटी या इसे हम पीआई इंडेक्स कहते हैं। पीआई इंडेक्स में हम क्या करते हैं, हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू होती है, जो फ्यूचर कैश के इनफ्लोज जो होते हैं उनके प्रेजेंट वैल्यू पहले फाइंड आउट करते हैं। उसको फाइंड आउट करने के बाद उसे हम डिवाइड करते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ या कैश आउटले के ऊपर या कैश आउटफ्लो के से उसे डिवाइड करने के बाद जो एक खास परसेंटेज हमारे पास आती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कहते हैं। ये तो एक छोटा सा ओवरव्यू हो गया, इसमें आगे चल के जो है पढ़ भी लेते हैं। द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स measures the ratio between the present value of future cash inflows and initial investment। क्या हो गया, फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है, ये मेजर करता है एक रेशो को। जो रेशो फाइंड आउट की जाती है, हमारे जो फ्यूचर के कैश इनफ्लोज होते हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू जो होती है उसको अगर हम डिवाइड करते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट के ऊपर, या जिसे दूसरे नाम पे हम कहते हैं कैश आउटफ्लो के ऊपर,
तो एक खास जो रेशो में इस्तेमाल होती है उस रेशो को हम क्या कहते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स रेशो कहते हैं, जिससे मालूम किया जाता है कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है उसका रैंक क्या है। मिसाल के तौर पर 3 प्रोजेक्ट थे, ए प्रोजेक्ट था, बी प्रोजेक्ट था और सी प्रोजेक्ट था। अब इसकी जो टोटल फ्यूचर वैल्यू की जो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आई है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, इसको हमने क्या कहा था, इसको हम डिवाइड करते हैं इनिशियल कॉस्ट के ऊपर या इनिशियल इन्वेस्टमेंट के ऊपर, या जिसका दूसरा नाम क्या कहते हैं हम कैश आउटफ्लो कहते हैं, उसके ऊपर के डिवाइड करते हैं। और हमारा ए प्रोजेक्ट जो है वो 10% आ जाता है, बी प्रोजेक्ट हमारे पास 12% आ जाता है, सी प्रोजेक्ट हमारे पास 15% आ जाता है। तो जिस प्रोजेक्ट की परसेंटेज रेशियो ज़्यादा है वो प्रोजेक्ट क्या होगा, वो रैंक में सबसे आगे होगा। मीन्स कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है, मीन्स कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है, उसकी मुनाफा जो है ज़्यादा होगा। तो इस तीनों में प्रोजेक्ट सी जो है उसका प्रॉफिट 15% है, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स रेशियो जो है वो 15% है। तो ये हमें बताता है कि आप प्रोजेक्ट सी को सिलेक्ट करें। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का सिर्फ काम इतना ही होता है कि ये प्रोजेक्ट को रैंक कर देता है कि कौन सा प्रोजेक्ट पहले ज़्यादा परसेंटेज दे रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट कम परसेंटेज दे रहा है। उसी बेस पे हम प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर देते हैं कि जो प्रोजेक्ट ज़्यादा परसेंटेज देगा वही हमारा क्या होगा, सिलेक्टेड प्रोजेक्ट होगा। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है इसे हम क्या कहते हैं, इसे प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट रेशियो भी कहा जाता है, या जिसे क्या कहते हैं, वैल्यू इन्वेस्टमेंट रेशियो भी कहा जाता है। ठीक हो गया। प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट रेशियो, नाम से ही आप जरा गौर करें, प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट रेशियो मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। ठीक है, रेशो क्या है, प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट रेशो। प्रॉफिट का क्या मतलब है कि जो हम प्रेजेंट वैल्यू चेक कर रहे हैं कि फ्यूचर कैश इनफ्लोज, जो फ्यूचर कैश इनफ्लोज आपके होंगे वो आपकी अर्निंग ही होगी ना, वो आपकी रेवेन्यू ही होगी ना, वो आपकी प्रॉफिट ही होगा ना वो आपका। ठीक हो गया। तो वो क्या है, प्रॉफिट। और इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट मीन्स कि क्या है, तो जो आज आपने इनिशियल कास्ट लगाई है, या इनिशियल आपने इन्वेस्टमेंट की है, या इनिशियली आपने कैश आउटफ्लो किया है, उसको अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट रेशो कहते हैं, या जिसे हम क्या कहते हैं, वैल्यू इन्वेस्टमेंट रेशो। वैल्यू डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। वैल्यू क्या है कि कोई भी प्रोजेक्ट आपके लिए कितनी वैल्यू रख रहा है, किस तरह पता चलेगा कोई प्रोजेक्ट आपके लिए वैल्यू कितनी रख रहा है, तो जितनी वो हमें प्रॉफिट देगा, जितनी वो हमें अर्निंग देगा, जितनी वो हमें वैल्यू देगा हमें, तो वो ही हमारी क्या कहलाएगी, वैल्यू कहलाएगी प्रोजेक्ट की। वैल्यू डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, वैल्यू इन्वेस्टमेंट रेशो का नाम भी देते हैं। तो समझ आ गई कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है। ये एक ऐसी इंडेक्स रेशो होती है जो हमें हासिल होती है किसी भी जो अर्निंग है उसको डिवाइड करने का, उस कास्ट के ऊपर डिवाइड करने से, तो हमें जो एक खास रेशो इस्तेमाल होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कहते हैं। अर्निंग कौन सी, यहाँ पे बात जेर गौर करने वाली यह है कि अर्निंग कौन सी, अर्निंग वो जो फ्यूचर में मिलेंगी। अब क्या हमने फ्यूचर की जो अमाउंट होगी वो सेम टू सेम लिख लेनी, नहीं, फ्यूचर की जो वैल्यू होगी उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने पहले। उस वैल्यू जो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट होगी हमें फ्यूचर अर्निंग की, उसे डिवाइडेड कर देंगे हम इनिशियल कास्ट के ऊपर, तो हमें प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ जाएगा। अब जरा रिवाइज करें पिछले कंसेप्ट को। प्रेजेंट वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करेंगे वो मैंने शुरू में बता दिया था आपको कि प्रेजेंट वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करेंगे, वो इस तरह उस तरीके से फाइंड आउट आपको करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने वो कंसेप्ट आपको समझाया था। अच्छा, दोबारा इसको एक दफा फिर गौर कर लें। द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हेल्प इन गिविंग रैंक टू द प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स वैल्यू, द हायर द वैल्यू ऑफ टॉप रैंक ऑफ द प्रोजेक्ट गेट्स। वही चीज़ कि जो हमें ज़्यादा अच्छी रैंक देगा, जो हायर वैल्यू देगा, हायर परसेंटेज देगा, हायर रेशो देगा, वो हमारा सिलेक्टेड प्रोजेक्ट होगा। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। ये क्या करता है हमें, ये रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है कॉस्ट और बेनिफिट्स का, कॉस्ट और बेनिफिट्स का, बिल्कुल ऐसे ही है। जाहिर है जब ऊपर ऊपर जो हम लिखते हैं, जो नोमिनेटर होता है वो बेनिफिट्स ही होता है ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज, वो हमारी क्या है, वो बेनिफिट्स हैं। डिवाइडेड बाय कास्ट, इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है वो कास्ट ही है ना प्रोजेक्ट की, तो ये क्या है, इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप को शो करता है। इट इज आल्सो कॉल्ड बेनिफिट कॉस्ट रेशो, इसे इसलिए हम क्या करते हैं, बेनिफिट कॉस्ट रेशो का नाम भी देते हैं।
अब कब एक्सेप्ट करेंगे, कब इसे हम रिजेक्ट करेंगे। अच्छा, अब तो मैंने आपको ये बताया था पीछे कि प्रोजेक्ट आपके पास अगर दो प्रोजेक्ट हों, ए और बी, ठीक हो गया। हमारे पास दो प्रोजेक्ट हों, हम ए को सिलेक्ट करें या हम प्रोजेक्ट बी को सिलेक्ट करें, तो जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ज़्यादा होगी वो सिलेक्टेड होगा। ए की 12% है, बी का 10% है, तो क्या है 12% वाला ज़ाहिर है हम सेलेक्ट करेंगे, तो ए सिलेक्ट कर लेंगे, बी को रिजेक्ट कर देंगे। ये तो वो सूरत हाल है। फर्ज करें आपके पास एक ही प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट ए है आपके पास। अब बताएं, अब आप क्या करेंगे। तो अब आपको अगर पेपर में आ जाता है कि एक प्रोजेक्ट है जिसके फ्यूचर कैश इनफ्लो आपके पास 5,000 रुपये पर एनुअली हैं, ठीक है, और इनिशियल इनिशियल कास्ट आपकी 10,000 रुपये है, तो अब आप बताएं कि ये प्रोजेक्ट हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए, आप किस तरह बताएंगे। आपके लिए मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा बताना। तो उसके लिए एक खास टेक्निक है, एक्सेप्टेंस रूल है एक प्रोजेक्ट के लिए, जो आपने याद रखना है। दो प्रोजेक्ट होंगे जब तो कोई इशू नहीं है, जो जिस प्रोजेक्ट की पीआई रेशो ज़्यादा है वो एक्सेप्टेड है, जिसकी कम है वो रिजेक्टेड है। लेकिन अगर एक ही प्रोजेक्ट है तो उसमें हमें किस तरह उस चीज़ को हम जो है काउंटर करेंगे कि कौन सा कोई प्रोजेक्ट हमें रखना चाहिए नहीं या नहीं रखना चाहिए। उसके लिए ये है कि अगर पी आई प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ग्रेटर हो 1 से तो हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर पी आई प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कम हो 1 से तो हम प्रोजेक्ट क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। अगर पी आई प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है 1 के बराबर हो तो फिर हम सोचेंगे कि हमें प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करें या ना करें। मीन्स क्या है, आप 50-50% है कि आप एक्सेप्ट करें या ना करें, ये आपको डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है। ठीक हो गया। अब इसका क्या मतलब है, ग्रेटर देन वन, लेस देन वन, इक्वल टू वन, इसका कंसेप्ट आपको आगे जाके समझ आएगा। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया भी दे देता हूँ वैसे यहाँ। फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर रेवेन्यूज, ठीक है, ये पढ़ा था ना, फ्यूचर की जो रेवेन्यूज हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे किसी के ऊपर, इनिशियल कास्ट के ऊपर। ये हमने पढ़ा था। फर्ज करें एक प्रोजेक्ट है और वो आपको जो है 12 रुपये उसकी प्रेजेंट वैल्यू बन रही है, फ्यूचर जो आपकी फ्यूचर अर्निंग है उनकी आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाली है, 12 रुपये बन रही है, और कास्ट आपने 10 रुपये लगाई थी, तो आंसर आपके पास क्या आ गया, 1.2। तो आपके क्या है, प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड है, जल्दी से मुझे जो है बताएं। आपका मैसेज करें कि एक्सेप्ट, ये प्रोजेक्ट हम इसे एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। बिल्कुल इसे हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि इसका जो रेवेन्यू है, प्रेजेंट वैल्यू जो है रेवेन्यू की, वो क्या है, वो ज़्यादा है कॉस्ट से। किस तरह ज़्यादा है, अगर दोनों बराबर होते, 10/10 होते, तो क्या होता, 10/10 होते तो आंसर क्या आना था, 1। अब 1 से ज़्यादा हो, हमने क्या कहा था, 1 से ज़्यादा हो तो उसे हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। 1 से ज़्यादा हो, पी आई हमारी 1 से ज़्यादा हो तो उसे फिर क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। 1 से ज़्यादा का मतलब क्या है कि 2 रुपये ज़्यादा है आपका। और लेस देन 1 से क्या होता कि अगर आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू 10 होती और आपकी इनिशियल कास्ट 12 होती, तो अब ये लेस देन 1 है, तो अब क्या था आपका, रिजेक्टेड था प्रोजेक्ट। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट है एक्सेप्टेंस रूल का, कि हम जो है, अगर हम सवाल आ जाते हैं कि पी आई आपने मालूम करनी है एक प्रोजेक्ट की, आपने बताना है कि ये प्रोजेक्ट की ये वर्थ क्या है, या ये प्रोजेक्ट हमें एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए, तो वो हम इस तरह इस रूल के तहत बता सकते हैं। चीज़ें बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान चीज़ें हैं। आपको थोड़ी सी कंसंट्रेशन चाहिए, थोड़ी सी। आप सिर्फ 10% दें अपना, टोटल जो आपकी स्ट्रगल है उसका 10% अगर आप दे दें ना, चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगी। बहुत आसान चीज़ें हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये तो ये आप ये देख लें कि जब ये चैप्टर है ना आपका, ये कैपिटल बजटिंग का, ये निचोड़ है एफएम का, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का निचोड़ है। ये आप ये समझ लें कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो है आप उसका जो है ना, वो उसकी समरी कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। क्योंकि दो ही तो टॉपिक, तीन तो टॉपिक होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है, कैपिटल बजटिंग होता है, और एनालिसिस होता है। एनालिसिस आपने कर लिया,
बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, फिंगर टिप्स पे आपको आता होगा। ठीक है, बाकी कैपिटल बजटिंग आप कर रहे हैं, और इसमें थोड़ा थोड़ा हल्का सा टच टाइम वैल्यू ऑफ मनी का भी आ जाता है। तो ये क्या है, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का रूल है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का। अब जरा इसकी हम एक कोई कैलकुलेशन कर लेते हैं, या इसे मजीद हम फर्दर जो है इसे एक्सप्लोर भी कर लेते हैं कि ये किस तरह जो है हमें पेपर में आएगा, या उसकी कैलकुलेशन किस तरह करनी है। तो इसका फार्मूला जो मैंने आपको पहले एक गो थ्रू करा दिया, इसका फार्मूला क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेशन मालूम करने का फार्मूला क्या है, पीआई, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज। ठीक हो गया, फ्यूचर कैश इनफ्लोज जो होंगी उनकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे पहले हम, और उसको हम डिवाइड करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। ठीक हो गया, उस पर अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पी आई आ जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी टर्म मैंने एडवांस कर दी है, पहले मैंने आपको जस्ट कंसेप्ट करवाने के लिए मैंने एक एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, इनिशियल कास्ट, या कास्ट आपकी, या कैश आउटफ्लो। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा शो करा दिया कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अब हो सकता है कि यार आपने साल के शुरू में ही 10,000 रुपये लगाए हों, ठीक है, और 10,000 रुपये लगाने के बाद उसके बाद आपने कोई कैश आउटफ्लो ना किया हो, तो जो आज आपने 10,000 लगाए हैं, ठीक है, और 5 साल तक यही 10,000 ही इन्वेस्ट रहेंगे, फिर तो कोई इशू ही नहीं है, फिर तो ये 10,000 ही प्रेजेंट वैल्यू है। लेकिन हो एक दूसरा सिनेरियो ये भी तो आ सकता है कि आपने 5 साल तक आपको अर्निंग भी आती रही, और 5 साल आपने क्या किया, इन्वेस्ट भी करते रहे। पहले साल आपने क्या किया, पहले साल आपने क्या किया, 10,000 रुपये लगा दिए, ठीक हो गया। फिर दूसरे साल में जाके फिर आपने 10,000 लगा दिए, तीसरे साल में जाके फिर आपने 10,000 लगा दिए, चौथे साल में जाके फिर आपने 10,000 रुपये लगा दिए, और 5वें साल में जाके फिर आपने 10,000 रुपये लगा दिए। ठीक हो गया। अब वो आपसे पूछे कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन आउटफ्लोज, तो फार्मूले में क्या लगना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। भाई ये 10,000 तो हमने लगाए थे पहले साल में, पहले साल के शुरू में लगा दिए थे, तो इसकी तो प्रेजेंट वैल्यू 10,000 ही रहनी है। लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो 10,000 है इसकी प्रेजेंट वैल्यू 10,000 नहीं रहेगी, इसकी प्रेजेंट वैल्यू 10,000 रुपये नहीं रहेगी, इसकी प्रेजेंट वैल्यू 10,000 नहीं रहेगी, इसकी प्रेजेंट वैल्यू 10,000 नहीं रहेगी। लिहाजा हम पहले इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, इसकी अलग से प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, इसकी अलग से प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, फिर तीनों को, चारों पांचों को जमा करेंगे, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो से डिवाइड कर देंगे, तो फिर हमारी पी आई आएगी। ये वो सिनेरियो है जो मोस्ट एडवांस वाला होता है, कि हर साल आपकी इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, हर साल अर्निंग भी हो रही है, तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो जाती है कि हर एक की आप पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे कैश आउटफ्लो की, फिर आप प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे कैश इनफ्लोज की, तो दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे, प्रोपोर्शनेट करेंगे, और फिर आप आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको एक रिव्यू करा देता हूँ कि हमने क्या कहा था कि प्रेजेंट वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला हमने ज़रा पढ़ा था, अगर आपको याद हो, तो प्रेजेंट वैल्यू का हमने फार्मूला पढ़ा था कि फ्यूचर, पहले फ्यूचर वैल्यू का हमने पढ़ा था, फ्यूचर वैल्यू का हमने पढ़ा था, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 + r × n। ठीक हो गया। और फिर मैंने कहा था कि प्रेजेंट वैल्यू हम स्मार्ट इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं। मैंने कहा था कि प्रेजेंट वैल्यू को वहीं पर रहने दें, मल्टीप्लाई 1 + r⁴ हो रहा था इधर से, जब वो इक्वल साइन के इधर आता है, मैथमेटिकल रूल ये कहता है कि ये आपकी डिवाइड हो जाती है, जो वैल्यू आपकी प्रोडक्ट हो रही होती है वो इक्वल के बाद दूसरी तरफ जाती है, तो वो क्या हो जाती है, वो डिवीजन में आ जाती है। तो ये क्या था वो फिर हमने कहा था कि ये क्या था, फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू क्या आ जाती है, नीचे आ जाती है ना वैल्यू, यही था ना, इसी तरह ही पढ़ा था ना हमने। तो c डिवाइडेड बाय 1 + r⁴n, या t, बात एक ही है, t टाइम है, n भी ईयर होते हैं, नंबर ऑफ ईयर, n नंबर ऑफ ईयर, टाइम क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ ईयर्स, एक ही बात होती है, इससे आप लोगों ने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। c किस चीज को जाहिर कर रहा है, फ्यूचर वैल्यू को। ठीक हो गया। सी टी, बात का यहाँ किसी बुक में देखेंगे तो वो आपके बताएगा, वो सी टी कहलाएगा, मतलब फ्यूचर वैल्यू इन टाइम, फ्यूचर किस टाइम में पड़ी हुई है। तो कैश इनफ्लो एट द एंड ऑफ द ईयर टी, और एन क्या है या टी क्या है हमारे पास,
लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट के कितने साल प्रोजेक्ट होगा, आर क्या होगा हमारे पास, इंटरेस्ट रेट होगा या डिस्काउंट रेट और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक ही बात होती है, डिस्काउंट रेट, इंटरेस्ट रेट और कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आर उस चीज को ज़ाहिर करता है। तो इस फार्मूले के जरिए आप क्या कर सकते हैं, आप प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कैश इनफ्लोज की भी और कैश आउटफ्लोज की भी। ठीक हो गया। अगर यहाँ से आप लोगों को ये फार्मूला थोड़ा सा मुश्किल लगे तो आप जो बुक के शुरू में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, आप वहां से भी इसको कर सकते हैं इजीली। तो अब आपने क्या पढ़ लिया, यहाँ पर आपने पीआई को पढ़ लिया, ठीक है। आपके पीआई की एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रूल को आपने पढ़ लिया, ठीक हो गया। और इसके बाद फिर आपने इसके फार्मूले का देख लिया कि पीआई का फार्मूला क्या है। नेक्स्ट देन अब हम इसके चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ, मजीद थोड़ा सा इसे एक्सप्लोर हम कर देते हैं। अब इस फार्मूले के ऊपर आप आ जाएं। अब ये एक्चुअल फार्मूला आपका आ गया जो एक्चुअल में आपको बनना है फार्मूला। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स या पीआई इंडेक्स जो है वो किस तरह फाइंड आउट होगी, तो वो फाइंड आउट होगी आपकी, मैंने क्या पढ़ाया था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज, ये पढ़ाया था, डिवाइडेड बाय इनिशियल कॉस्ट या कैश प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। अगर एक ही साल में का एक ही इनिशियल कास्ट है, इनिशियल कास्ट क्या है, सिर्फ एक ही है, एक ही टाइम में कैश आउटफ्लो हुआ है, तो उसकी कोई प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं होती, वही आपकी प्रेजेंट वैल्यू होती है। लेकिन कैश इनफ्लो जो होता है वो तो उसी साल नहीं ना होता, वो तो आगे जाके हो रहा है, या साल के आखिर में हो रहा होता है, या आगे किसी किसी भी साल के एंड पे हो रहा होता है, या किसी साल के शुरू में हो रहा होता है, फ्यूचर में हो रहा होता है। तो हमने क्या कहा था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज, तो उसको हमने सिर्फ यहाँ पर लिख दिया है उस फार्मूले को। वो फार्मूला क्या है, सी मतलब फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + r की पावर n या t, तो डिवाइडेड बाय इनिशियल कॉस्ट, ये एक फार्मूला जो उसे फर्दर हमने एक्सप्लोर कर दिया है, ये क्या बनता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बन गया है हमारा। इसी तरह बैकअप दोबारा जाके अब हम देख लें ताकि आप लोगों को मुश्किल ना लगे। फार्मूला क्या था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो, ठीक हो गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो किससे फाइंड आउट करते हैं हम, इसी से फाइंड आउट करते हैं ना हम, ये जो हमारे पास ये ठहरा हुआ है इसी से फाइंड आउट करते हैं ना, तो इसको उठा के हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे ले जाएंगे। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो क्या है, अगर सिर्फ एक ही आपके पास कास्ट लगी है तो वो इनिशियल इनिशियल कास्ट वही है, ज़्यादा कास्ट नहीं लगी, तो यहाँ पर इनिशियल इनिशियल कास्ट लिख देंगे आप यहाँ पर, इनिशियल कास्ट। और अगर बाद औक़ात होता है कि अगर 3 से 4 कास्ट लग गई हैं और हर साल लगती आ रही हैं, या किसी भी 3 साल में जाके हो गई थी, 10 साल का प्रोजेक्ट था, किसी भी 3 साल में प्रोजेक्ट आपने इन्वेस्टमेंट की है, पहले साल की है, 5वें साल की है, या फिर आगे किसी भी साल कर दिए, तो उसकी आप प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर इस तरह ना हो कि एक ही इनिशियल कास्ट हो, तो आप इसकी जगह पे बटा करके इनिशियल कास्ट लगा दें, मतलब डिवीजन के साथ नीचे लिख दें कि इनिशियल कास्ट, तो वो आपकी क्या आ जाती है, पीआई इंडेक्स आ जाता है। इसी फार्मूले को मैंने एक्सप्लोर किया है, इसको कुछ भी नहीं किया, ये देख लें ज़रा, दोबारा से देख लें। इसी फार्मूले को हमने क्या किया, अब खोल के लिख दिया है, एक्सप्लोर कर दिया, और कुछ नहीं है, ठीक हो गया। अब ये था प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अब हमने फाइंड आउट करना होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स तो आपको बताता है इन टाइम, कि इतना टाइम है आपका, 1.2 टाइम आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है। जैसे हमने 12/10 किया था, तो आंसर हमारे पास क्या आया था, 1.2, ठीक हो गया। तो ये क्या है हमारी, ये हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इन टाइम है, कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है, 1.2 टाइम हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है। और इसकी जगह पर हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो भी इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, जो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, मतलब इसका जो आंसर आया था हमारे पास, इसका जो हमारे पास आंसर आया था ये वाला, इसे अगर मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो आ जाएगी हमारे पास। तो ये यहाँ तक आपकी टोटल प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स था, ठीक हो गया। इसी के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, वो भी आप ज़रा देख लें एक दफ़ा। तो क्या इसके फायदे हैं, ये क्या करता है, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ये कंसीडर करता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को किस तरह कंसीडर करता है, ये प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू को इसमें शामिल करता है अपने अंदर, तो इसलिए इसका फ़ायदा है कि हर तरीके से प्रोजेक्ट को चेक करता है। प्रॉफिट्स आर कंसीडर्ड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। इसमें क्या होता है, प्रॉफिट पूरे साल जब तक प्रोजेक्ट है उसका प्रॉफिट पूरे प्रोजेक्ट का शामिल किया जाता है इसमें। ये
जो है पेबैक पीरियड की तरह नहीं होता कि जब जिस पीरियड तक आपका जो है एक्चुअल अमाउंट आपकी रिकवर हो रही है वही पीरियड काउंट करना है, बाकी नहीं करना। पोस्ट पेबैक पीरियड क्या करता था, पीरियड जो इसमें अमाउंट में रिकवर हो गई उसके बाद वाला प्रॉफिट शामिल करता था। और पेबैक पीरियड का कौन से अमाउंट शामिल करता था, जो पेबैक पीरियड में ही जो काउंट हो रही होती थी। लेकिन इसमें क्या करता है, ये पूरे प्रोजेक्ट के लाइफ तक क्या करता है, ये वैल्यूज को लेता है। दिस मेथड हेल्प इन गिविंग द रैंक टू द प्रोजेक्ट। इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को रैंक दे सकते हैं। इट आल्सो हेल्प इन असेसिंग द इंक्रीज और डिक्रीज इन द फर्म वैल्यू ड्यू टू द इन्वेस्टमेंट। ये हमें मदद देता है ताकि हम देख सकें कि हमारी जो वैल्यू होगी फर्म की वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी इन्वेस्टमेंट के जरिए। तो ये सारे एक क्लियर बता देता है ना, ये तो कोई भी प्रोजेक्ट हमें बता देता है कि वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो ये इसका नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल इसका एज है। तो हर प्रोजेक्ट का यही एज होता है। अब इसके डीमेरिट्स क्या हैं। अनलाइक द एनपीवी, जो है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में समटाइम डू नॉट ऑफर द करेक्ट डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट, मींस द प्रोजेक्ट विद डिफर लाइफ। अब ये प्रोजेक्ट कब इशू करता है, इस प्रोजेक्ट में एक इशू आ जाता है कि अगर दो प्रोजेक्ट आपके पास हों, एक प्रोजेक्ट 5 साल तक प्रॉफिट दे रहा हो, दूसरा प्रोजेक्ट 10 साल तक प्रॉफिट दे रहा हो, तो तब ये प्रोजेक्ट, ये जो मेथड है, ये टेक्निक है, थोड़ी सी सफर होती है, थोड़ी सी इशू क्रिएट करती है कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है फायदा देगा, कौन सा नुकसान देगा। फिर ये हमें सही तरह हेल्प आउट नहीं कर सकती। ये तब हमें हेल्प आउट करती है कि दो प्रोजेक्ट हैं, दोनों 5 साल तक हैं या 3 साल तक हैं या 10 साल तक प्रॉफिट देंगे, तब ये अच्छी होगी। अदरवाइज ये हमें नहीं बताता प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कि एक प्रोजेक्ट 20 साल तक चलेगा, एक 5 साल तक चलेगा, तो कौन सा प्रोजेक्ट बेहतर है हमारे लिए, उसके लिए ये डिसीजन सही नहीं करता। क्योंकि फार्मूला दोनों के लिए, दोनों प्रोजेक्ट के लिए इसमें एक इस्तेमाल होता है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मस्ट टू बी कंप्यूट दिस रेशो। अब ये प्रोजेक्ट क्या है, ये तब काम करता है जब आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता हो, इंटरेस्ट रेट पता हो, ठीक हो गया, या आपके पास क्या हो, इसका जो वैल्यू है आपकी अर्निंग की परसेंटेज की, कि आप प्रेडिक्ट करते हैं कितने परसेंट आपको प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट रेशो आपको पता हो, तब ये काम करता है। इसके अलावा ये काम नहीं करता। जैसे पेबैक पीरियड है, उसमें हमें जरूरत ही नहीं थी परसेंटेज की, इंटरेस्ट रेट की जरूरत नहीं थी, हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जरूरत नहीं थी कि कैपिटल के ऊपर परसेंटेज कितनी हम पे करेंगे, इंटरेस्ट रेट कितना पे करेंगे, या प्रॉफिट रेट कितना पे हम देंगे, उसका उनमें वो इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन इसमें इस्तेमाल होता है। तो ये भी ड्रॉबैक है इस चीज़ का, कि हम अपनी तरफ से किस तरह पहले से ही काउंट कर सकते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो हमें 2% देगा, 5% देगा, 10% प्रॉफिट देगा, इंटरेस्ट देगा। तो जब तक प्रोजेक्ट एक्चुअली में जो है वो प्रोसीड नहीं हुआ, तो वो हमें कैसे बता सकता है कि कितने परसेंट वो हमें देगा अर्निंग। चाहिए असमा का एक सवाल है कि अनलाइक द एनपीवी द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में सम टाइम डू नॉट ऑफर द करेक्ट डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जैसे ये जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, इसमें एक फार्मूला जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो मेथड इस्तेमाल करते हैं, उसमें ये होता है कि ये हमें तब एक्यूरेट पोजीशन देता है कि अगर दो प्रोजेक्ट हैं, दोनों की लाइफ 5 साल है या 2 साल है या 10 साल है, मतलब कि दो प्रोजेक्ट हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, मतलब कि उनकी दोनों की क्या है, जो जो टाइम ड्यूरेशन है, टाइम स्पेन है, वो आगे पीछे है। मतलब कि एक प्रोजेक्ट वो 5 साल तक चलेगा, फायदा देगा, दूसरा प्रोजेक्ट 8 साल या 10 साल तक प्रोजेक्ट देगा, हमें फायदा देगा, तीसरा प्रोजेक्ट वो हमें क्या करेगा, 20 साल या 25 साल तक हमें प्रॉफिट देगा, या उसके लाइफ टाइम 25 साल होगी। तो तब हमें जो है ये पी आई इंडेक्स हमें हेल्प आउट नहीं कर सकता। कि क्यों हेल्प आउट नहीं कर सकता, क्यों कि ये तो हमें तब हेल्प आउट करता है जब प्रोजेक्ट का लाइफ स्पेन एक हो, उनकी टाइम ड्यूरेशन एक हो, कि उनकी टोटल दौरानिया एक हो, कि वो एक ए प्रोजेक्ट अगर 5 साल चलेगा तो बी भी 5 साल चले, सी भी 5 साल चले, डी भी 5 साल चले। तो हमने क्या है कंसिडर करना होता है कि सारे प्रोजेक्ट एक ही टाइम पे स्टार्ट होंगे, एक ही प्रोजेक्ट एक ही टाइम पे एंड होंगे, तब हमें पी आई इंडेक्स काम देता है। ये तब हमें कभी भी नहीं बता सकता सही सूरत हाल, अगर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट हो, उनका टाइम एंडेड या है टाइम स्पेन जो है वो चेंज हो एक दूसरे के साथ, तो तब ये प्रोजेक्ट हमें एक्यूरेट पोजीशन नहीं बताता। तो ये था इसका फर्स्ट ईमेल।
वो क्यों नहीं बताता? अगर आप कहते हैं कि सर ये भी समझाएं कि वो कितना वो कैलकुलेशन करके हमें बताएं कि प्रूफ दें इस चीज़ का कि ये सही पर नहीं बताता, उसके लिए इतना टाइम नहीं है मेरे पास। वो अगर आप खुद पेज लें, एक फोल्डर लें, उसमें प्रोजेक्ट आपको फार्मूला बता दिया, सारा कुछ बता दिया। अब आप दो प्रोजेक्ट जो हैं उनका टाइम स्पेन एक ही रखें और आप चेक करें कि कौन सा प्रोजेक्ट का जो है पीआई इंडेक्स जो है प्रॉफिटेबिलिटी किस प्रोजेक्ट की ज़्यादा है, तो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप तीन प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें, उनका टाइम ड्यूरेशन तीनों का चेंज हो, अब उनकी पीआई इंडेक्स मालूम करें, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मालूम करें, तीनों की थोड़ी सी डफर होगी, चेंज होगी, आप फैसला नहीं कर सकेंगे कि कौन सा हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, कौन सा रिजेक्ट करना चाहिए। हो सकता है जो 5 साल वाला हो वो 15% आपको पीआई दे रहा हो, और 20 साल वाला जो है वो आपको 3% दे रहा हो, क्योंकि जाहिर है जो ज्यादा अरसा चलेगा वो प्रॉफिट ज्यादा अरसा तक देगा, वो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट देगा आपका, हर साल में थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट देगा। जो 5 साल वाला होगा वो पहले, हो सकता है पहले 5 साल में प्रॉफिट ज्यादा निकाल दे या बहुत कम निकाले या बहुत ज्यादा निकाल दे, इस वजह से कैलकुलेशन में डिफरेंस आ जाएगा। इन्हें आप अच्छी तरह पढ़ भी लेंगे खुद भी। अब हम चलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू की तरफ कि नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है। प्रेजेंट वैल्यू मैंने आपको सबसे पहले समझाया था, प्रेजेंट वैल्यू मैंने आपसे ये समझाया था कि हमारी जो फ्यूचर की कोई अमाउंट होती है, फ्यूचर की कोई वैल्यू होती है, फ्यूचर किसी भी साल में, उसकी आज वर्थ चेक करना, करंट टाइम पे वर्थ चेक करना, इसी वक्त वर्थ चेक करना क्या कहलाता है? प्रेजेंट वैल्यू कहलाती है हमारी। ठीक हो गया। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या कहलाती है? नेट प्रेजेंट वैल्यू कहलाती है हमारी, अगर हम जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू है कैश इनफ्लोज की, उसमें से हम अगर प्रेजेंट वैल्यू है हमारी कैश आउटफ्लो की, उसको अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है? नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। इसे हम इस तरह काउंट कर सकते हैं, जो फ्यूचर में हम जो है फ्यूचर में जो हमारे पास अर्निंग आ रही है उनकी प्रेजेंट वैल्यू जो है, उसमें से अगर हम इनिशियल कॉस्ट जो है उसे माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाती है? नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। ठीक हो गया। ये तो वो फार्मूला है। अगर इनिशियल कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि एक ही इन्वेस्टमेंट है पूरे दौरानिए में, अगर दो या तीन या पांच इन्वेस्टमेंट हैं आपके पूरे दौरानिए में, फिर आप क्या करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनफ्लोज, ठीक हो गया, माइनस जो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश आउटफ्लोज, तो उसको आप जो है आप कंसीडर करेंगे। इसमें क्या डिफरेंस है? पीआई इंडेक्स में हम डिवाइड करते थे प्रेजेंट वैल्यू को, आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू को डिवाइड करते थे, और नेट प्रेजेंट वैल्यू में हम क्या करते हैं? उसे मिन्हा करते हैं, माइनस करते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू से, प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर इनफ्लोज की। तो इसमें से यही डिफरेंस है डिवीजन का और सब्ट्रैक्शन का। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू इज डिफरेंस between the present value of cash inflows and present value of cash outflows over a period of time, एक खास पीरियड के टाइम को लेते हुए, तो ये हमारे क्या कहलाता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू कहलाता है। नेट प्रेजेंट वैल्यू इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश कंपेयर टू द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक हो गया। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है आपकी? ये होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज कंपेयर टू द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। आपकी प्रेजेंट वैल्यू जो है कि फ्यूचर की कैश इनफ्लोज की, उसको कंपेयर करें हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ, तो वो हमारी क्या कहलाती है? हमारी प्रेजेंट वैल्यू कहलाती है। इसमें इस तरह होता है हमारे पास जी, हमारे न्यूमेरिक आते हैं, बिल्कुल न्यूमेरिक आते हैं, न्यूमेरिक ज़्यादा हैं भी नहीं आपके, एक ये तीन चार तो आपके कंसेप्ट है न्यूमेरिक के, और बड़े आसान से कंसेप्ट हैं। अभी आपको थोड़ा सा मुश्किल भी लग रहा होगा, तो वो इस वजह से लग रहा है क्योंकि अभी समझ रहे हैं, जब वो खुद करेंगे तो बड़ा इजी होगा। एनपीवी और प्रेजेंट वैल्यू में असल ये फ़र्क होता है, प्रेजेंट वैल्यू में सिर्फ आप क्या करते हैं? प्रेजेंट वैल्यू में आप सिर्फ चेक करते हैं फ्यूचर के जो आपके इनफ्लोज होते हैं उनकी सिर्फ प्रेजेंट आज की वैल्यू चेक करते हैं आप, ये प्रेजेंट वैल्यू है। ठीक हो गया। नेट प्रेजेंट वैल्यू में आप क्या करते हैं? जो फ्यूचर की आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी, जो आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी फ्यूचर की इनफ्लोज की,
उसमें से अगर इनिशियल कास्ट को माइनस कर दें तो आपकी क्या बन जाती है, नेट प्रेजेंट वैल्यू बन जाती है। मतलब क्या हुआ, आप प्रेजेंट वैल्यू में से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं इनिशियल कास्ट को। ठीक हो गया, इनिशियल कास्ट को, या आप जो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर आउटफ्लोज को उसको माइनस कर देते हैं तो आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है, एनपीवी आ जाती है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। ये जो जो मेरी बहनें हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, जो ये घबरा रहे हैं न्यूमेरिक से, आप लोगों को न्यूमेरिक से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, यकीन जाने। अच्छा, एक और बात मुझे याद आ गई है, ये अच्छा हुआ मुझे याद आ गई है घबराने से। खान साहब अक्सर कहते रहते हैं घबराना नहीं है सबसे पहले आपने, तो मुझे ये बात याद आई आपके, तो वो एक मैंने एक लेक्चर सेंड किया था ग्रुप में, और वो लेक्चर था मेरे ख्याल से सर किसी का था। और मैं कहना ये चाह रहा था कि ये देखें कि जो हमारी सिलेक्शन थी टॉपिक्स की वो बड़ी अच्छी है, और कुछ हमारे जो उस्ताद कराम हैं या जो टीचर्स हैं वो शायद उन्होंने सही तरह टॉपिक्स देखे नहीं, या उन्होंने शायद इतना जो है टेंस नहीं ली चीज़ों को, उन्होंने लीव आउट कर दिए काफ़ी टॉपिक्स। तो वो मकसद मेरा वीडियो का ये था उस लेक्चर को सेंड करने का, कि कुछ बच्चे वो थे जो डिप्राइव थे, थोड़े से परेशान थे कि शायद हम सिलेबस हमने ज़्यादा कंजर्वेटिव तो नहीं कर दिया, हमें इसमें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए था, तो यहाँ इसमें हमें और इंक्लूड करने चाहिए थे। तो उनके लिए मैंने सेंड की थी। तो देखें कि बाकी जो एकेडेमियाज हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पर सिर्फ एक टॉपिक को लेते हैं, उसके साथ एक दो चीज़ों को करा के, और वो 12 दिन में 12 लेक्चर से वो उन्होंने बनाए और वो देना शुरू कर दिए बच्चों को। बच्चे काफ़ी डिसर्ट भी हुए हैं और उन्हें नोट्स दे दिए हैं। तो कहने का मतलब ये था कि वो कंपेयर करना, उसका मकसद था सिर्फ कंपेयर करना, उसका मकसद बिल्कुल ये नहीं था कि बच्चे एक दूसरे से जो है वो एग्री या डिसएग्री करें कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। उसका बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम जो उस्ताद है, मैंने आपको याद होगा पहले दिन ही बताया था, उस्ताद हमारा उस्ताद होता है, वो अच्छा है बुरा है, वो ठीक नहीं पढ़ाता ठीक पढ़ाता है, इससे हमें गर्ज नहीं होनी चाहिए। टीचर ऑलवेज राइट। ठीक है, टीचर आपका अच्छा होता है, वो जैसा मर्जी है हो, मुझसे बहुत अच्छे होंगे, मुझसे हर टीचर अच्छा है मैं कहता हूँ। मैं उस लेवल का नहीं पढ़ा सकता जिस लेवल के बाकी मेरे टीचर पढ़ाते हैं या मेरे दोस्त पढ़ाते हैं। तो आप लोगों ने इस चीज़ से बिल्कुल जो है ना नहीं कंपेयर करना मुझे किसी भी चीज़ के साथ, और ना ही आपस में ये बात क्या करें कि किसने अच्छा पढ़ाया था किसने बुरा पढ़ाया था। कुछ टीचर जो है शायद हमें डिलीवर सही तरह नहीं कर सकते, हर किसी के अपने इश्यूज होते हैं, टाइम होता है। तो जो है इस चीज़ का ख्याल क्या करें, हर टीचर की रिस्पेक्ट क्या करें, रिस्पेक्ट देंगे टीचर्स को तो रिस्पेक्ट मिलेगी। एज ए ब्रदर, एज ए हम फैमिली हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, बाकियों की रिस्पेक्ट करेंगे तो अच्छी बात है, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं खामी हमसे में रह जाएगी। आपकी कामयाबी का राज सबसे पहले ये होना चाहिए कि आप ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हों, आप जो है न्यूट्रल पर्सन हों, आपकी पर्सनैलिटी बताती है। आप यकीन करें, मैं ज़्यादा नहीं कहता, जो एक तजर्बाकार बंदा होगा ना, जो गो थ्रू होगा चीज़ों से, जो जिसने एक दो तीन इंटरव्यू दिए होंगे, वो आपके साथ बैठेगा, और जब आप फर्स्ट टाइम में जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, जब आप बैठेंगे तो वाज़ेह डिफरेंस लगता है पर्सनैलिटी में। अब मेरे सामने अगर दो बच्चे इंटरव्यू देने के लिए आए तो मैं बच्चे को एक्चुअली बता सकता हूँ कि कौन सा बच्चा कहाँ पे लाइक करता है, कौन सा बच्चा कहाँ पे स्टैंड करता है। वो ऑब्जर्वेशन करते हैं, जो वहाँ पे इंटरव्यू देते हैं वो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। हमारे जो एफपीएससी में जो मेंबर हजर आते हैं वो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो चीफ सेक्रेटरी रहकर जाके वहाँ फेडरल सेक्रेटरी लगते हैं, फेडरल सेक्रेटरी से वो रिटायर होते हैं। तो उन्हें पूरी जिंदगी उनकी इसी चीज़ में गुजरी होती है, उन्हें पता होता है हर चीज़ का। वहाँ पर रुपया पैसा नहीं चलता, कहीं पे भी किसी भी कोई भी जॉब है ना उसमें सिर्फ सिस्टम ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तानी सिस्टम है, ये इंटरनेशनल सिस्टम चलता है कि कोई भी पाकिस्तान में अगर जॉब है ना, अगर आप सोचते हैं कि ये जॉब सिर्फ रुपये पैसे और सिफारिश की बिना पे होती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, यकीन जाने ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मुझसे हलफ उठवा लें इस चीज़ का, 10% या 2 से 3 4% ये चीज़ें होती हैं कि आपका कोई रेफरेंस चल रहा होता है या किसी का कोई करीबी होता है। 100 सीटें तो 2 4 5 से हमें गर्ज नहीं होनी चाहिए। 10 सीटें हैं, 10 सीट में से एक सीट जाहिर है वो जानी होती है प्रेफरेंस बेस पे, बाकी 9 सीटें हैं। अब 9 सीट पे सिलेक्ट हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। मैंने आप लोगों को पिछली एग्जांपल दी थी अपनी,
मेरी ये छठा सातवां डिपार्टमेंट है, और मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द इस डिपार्टमेंट को भी छोड़ कर किसी आगे जाके आगे मूव करने वाला हूँ। तो मुझे कभी सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ी। आज ही बात चली पड़ी है तो मैं आप लोगों को एक स्टोरी छोटी सी बताता हूँ। लेक्चर लेंथी तो हो जाएगा, लेकिन छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट भी बच्चों के साथ शेयर करने चाहिए, या मेरे दोस्तों के साथ शेयर करने चाहिए ताकि उन्हें भी पता चले। हुआ इस तरह से था कि मैं जो है, मेरी मास्टर हुई थी नई नई। मैं पहले बैंक में गया, बैंक के बाद मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एज ए अकाउंट्स क्लर्क गया। तो उसके बाद मुझे शौक हुआ कि मुझे जो है ना एक अच्छी जॉब लेनी चाहिए। तो हेल्थ डिपार्टमेंट में सीट्स आई थी गालमन, एडमिन ऑफिसर की सीट्स थी। तो मेरे बाय चांस जो है मेरे इलाके से ही एक उसी टाइम सेक्रेटरी हेल्थ था। सेक्रेटरी हेल्थ जो था वो मेरे इलाके से ही था। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर का डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी हेल्थ था। तो और उसी इलाके का जो एमएनए था उसका वो भतीजा था। तो मुझे भी इस चीज़ का पता था। मैं जो टेस्ट मेरा क्लियर हुआ लोधरा में से, मेरा टेस्ट क्लियर हुआ था। और मैं जनाब, हम पहुंच गए एमएनए साहब के पास और एमपीए साहब के पास। एमपीए का एमएनए का भतीजा था और एमपीए का भांजा था। पहले एमएनए के पास पहुंचे, उससे हमने बात की इस तरह। पहले तो वो माना ना, कहता यार मुझे पहले एक और बंदे की सिफारिश आई हुई है, तो मैं एक को रिकमेंड कर सकता हूँ उसके पास, मैं दो को रिकमेंड करूंगा तो मानेगा नहीं। वो ज़ाहिर अफसर है, बेशक मेरा भतीजा है। बहरहाल हमने उसे मना लिया जैसे तैसे करके। उसने एक और बंदा था उसे ये उसने प्रेफर नहीं किया, मुझे प्रेफर कर दिया। मुझे उसने बकायदा एक रुका लिख के दिया, मेरे सामने कॉल की, और मुझे बताया गया कि आप इंटरव्यू देने जाएंगे और आपने फला जगह जाना है, जाके सेक्रेटरी साहब को मिलना। तो सीट बड़ी अच्छी थी। अच्छा, तो इंटरव्यू फिर हम उसके एनपीए साहब के पास चले गए। उसने भी मेरे सामने कॉल करके और उसने कहा कि ये आए थे तो आपने इन्हें देखना है, बच्चों को। बच्चा बड़ा काबिल है और आपने इसे करना, oblige करना है। ठीक है जनाब, इंटरव्यू देने के लिए पहुंच गया। इंटरव्यू देने के ये मेरा तीसरा इंटरव्यू था, और मैं कुछ खास प्रिपेयर नहीं था इंटरव्यू के लिए, या मुझे आप ये कह सकते हैं कि मुझे गेट्स नहीं आते थे कि इंटरव्यू किस किस्म का होना चाहिए, या मैं इंटरव्यू को क्रैक किस तरह किया जाता है, या इंटरव्यू में आपने किस तरह अपने आप को हावी करना होता है इंटरव्यू के ऊपर, इंटरव्यूअर के साथ। ये भी कुछ टेक्निक्स होती हैं। इंशाल्लाह ताला जब आप इंटरव्यू में पहुंचेंगे तो मैं ज़रूर आपके साथ अपने एक्सपेरिमेंट्स शेयर करूंगा, एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, आप लोगों को हेल्प आउट होगी वो। तो इंटरव्यू देने के लिए पहुंच गया, पता तो था नहीं चीज़ों का। उसने बेसिक बेसिक की चीज़ें कुछ मुझसे पूछना शुरू करी। उसने कार्बर रेट मुझसे पूछा, मैं बिजनेस का बंदा था। उसने मुझसे इंटरेस्ट रेट पूछा, इन्फ्लेशन रेट पूछा, एसईसीपी के बारे में पूछा, और कुछ अकाउंट्स के और चीज़ों के बारे में पूछा। तो इंटरव्यू में मेरे पास 12-13 चीज़ें पूछी, मुझे 4-5 चीज़ें मुश्किल आई, और मैं बाहर आ गया। उसने कहा बच्चे आप अकाउंट्स के ही है ना? मैंने कहा जी अकाउंट्स के हैं। तो मुझे वहां से ये हुआ कि यार नहीं, ये अच्छा नहीं हुआ इंटरव्यू। मैं बाहर निकला ही था तो मुझे एमपीए साहब की कॉल आ गई कि आपका इंटरव्यू था, तो आप फला जगह पे वो कैसा हुआ इंटरव्यू। मैंने उस सारे इंटरव्यू का सिनेरियो बताया। उसने मुझे कहा कि ठीक है आप ना फला जगह चले जाएं। तो मैंने गाड़ी ली। अब मैं गाड़ी में बैठा और मैंने सोचा यार नहीं, ये शायद अच्छा नहीं है। मेरा ज़मीर ने वैसे मुझे कहा कि नहीं ये अच्छी नहीं है। अब मेरी जेब में रुका है, उसके चाचे का रुका है, उसके जो मामा था उसका जो है फोन था मेरे पास, उसी टाइम हुआ था। तो जॉब बस मिलनी, उसने कहा था कि आपको टेंशन है, आप जाके उससे मिलेंगे, ये रुका देंगे, और वो आपके सामने कॉल करेगा, सारे मामला तय हो जाएंगे, आप सीट मिल जाएगी। तो मैं जो है वहां से उतर के उतर चला। मैंने कहा ठीक है मैं चाहता हूँ गाड़ी कराई। तो गाड़ी कराने के बाद गाड़ी में बैठा तो मुझे लगा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरी रोजी है, पूरी जिंदगी की रोजी है, और मैं सिफारिश करवा के इस जॉब पे लगूंगा। मैंने अपने बच्चों को क्या खिलाना है, माँ बाप को क्या खिलाना है। माँ बाप ने आज तक जो है मुझे रिज्क हलाल दी है, उन्होंने क्या खिलाने जा रहा हूँ। यकीन जाने में वो रुक्का आज भी मेरे पास मौजूद है, मेरे 3 पीस में वो रुक्का आज भी रखा हुआ है, वैसे के वैसे रखा हुआ है। मैं वो जॉब लीव करके आ गया। मुझे वो जॉब उस जॉब पे अपॉइंटमेंट नहीं मिली, क्योंकि मैंने जाकर सेक्रेटरी साहब से नहीं मिला। मुझे जो मैंने तगोदो की थी, 3-4 दिन भागता रहा था, वो सारी एक साइड पे रह गई क्योंकि मेरा ज़मीर नहीं माना। और उस जॉब की अल्लाह ताला ने मुझे इतना रिस्क दिया, मुझे बाद में पता चला वो जॉब जो थी वो कॉन्ट्रैक्ट बेस थी। 3 साल बाद उन बंदों को भगा दिया था उन्होंने।
और जब क्योंकि मुझे पता क्यों चला था, मैं वहीं पे मेरी जॉब हो गई थी, एक गवर्नमेंट जॉब हुई थी, उसी साइड पे ही एक अच्छी जॉब हुई थी मेरी। तो मुझे सारे सूरत हाल का पता चला, तो मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि ये अच्छा हुआ कि मैंने अपनी रोज़ी भी बचा ली, मेरा एक इम्तिहान था, वो इम्तिहान से भी गुजर गया। तो अब कहने का मकसद ये था कि 5-6 जॉब्स हुई हैं, मैंने किसी में कोई मैंने वो रेफरेंस नहीं कराया, किसी की कॉल नहीं कराई, किसी के रुपया नहीं दिया, अपनी बेस पे लगाऊं। एक एक सीट थी जिसके ऊपर मैं लगाऊं। तो लास्ट टाइम जिस डिपार्टमेंट से छोड़ के आया हूं, 2 सीटें थी, एक मेल सीट थी, एक फीमेल सीट थी। और ये मेरे 15,000 बच्चे थे जिन्होंने टेस्ट दिया, इंटरव्यू दिया, सब कुछ हुआ। उसमें से मैं सिलेक्ट हुआ था एक सीट के ऊपर। तो और जिस सीट में मैं सिलेक्ट हुआ था, बाद में जाके मुझे वहाँ पर बताया गया, और मैं जब ब्यूरोक्रेट में जाके बैठा, सेक्रेटरी साहब के मुंह से खुद ये बात निकली कि इस सीट के लिए करोड़ों रुपए की ऑफर हुई थी। तो और उसी से वही सेक्रेटरी ही मुझे लगाने वाला था, क्योंकि सेक्रेटरी जो थे वो ज़मान भट्टो साहब थे, बड़े अच्छे इंसान है वो मेरे ख्याल कमिश्नर, कैन कमिश्नर है शायद आजकल, या पता नहीं अब प्रमोट हो गए हैं, उससे आगे हो गए हैं वो। तो वो जो है थे, उन्होंने मुझे खुद ये बात डिस्कस हुई उनके साथ कि इस जॉब के लिए करोड़ों रुपए की ऑफर हुई थी वहाँ पे। तो वो क्योंकि पैनल के मेंबर थे, वहाँ से डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव थे वो सेक्रेटरीट के, तो इस वजह से वो इंटरव्यू में शामिल थे। उन्होंने 4-5 सवाल मुझसे पूछे थे, और बड़े अच्छे इंटरव्यू हुआ था, मैं सिलेक्ट हुआ था। तो अल्लाह ताला का शुक्र है। बताने का मकसद ये है कि अपने आप में बिलीव होना चाहिए। जब तक आप अपने अंदर बिलीव नहीं लेकर आएंगे, आप कामयाब नहीं हो सकते। बिलीव रखें अपने ऊपर, और अपनी मोटिवेशन रखें। जब इंटरव्यू देने के लिए जाएं, टेस्ट देने के लिए जाएं, तो आपके माइंड में सिर्फ एक बात हो कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, मैं किसी से भी अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करके जाएं, आप कामयाब होंगे, यकीन जाने आप लाजमी कामयाब होंगे। अगर आप अपनी होप छोड़ देंगे, आप कहेंगे कि पता नहीं मैं पास होऊंगा या नहीं होगा, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। फर्स्ट जो है रूल, जो है रूल ऑफ थंब इंटरव्यू का, टेस्ट का, ये है कि सेल्फ बिलीव, अपने ऊपर यकीन रखेंगे, कामयाब हो जाएंगे। आप एक दफ़ा फेल हुए, 2 दफ़ा हुए, 10 दफ़ा हो गए, आप यकीन जाने 20 दफ़ा फेल हो जाएंगे, तो फिर भी आप जो है यकीन अपने आप पे रखें, अल्लाह ताला पे यकीन रखें, आप कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, तो एनपीवी जो है, नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू में क्या डिफरेंस है? प्रेजेंट वैल्यू जो फ्यूचर कैश जो होता है, उसकी फ्यूचर वैल्यू जो है, उसकी आज वैल्यू चेक करना, करंट उसकी अमाउंट चेक करना, करंट वैल्यू चेक करना प्रेजेंट वैल्यू कहलाता है। और अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू से इनिशियल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, या इनिशियल जो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाता है। तो एक मिनट ज़रा मुझे देखने दें कि, चाहिए मुझे काइंडली तो बता दें, आवाज़ मेरी ठीक आ रही है सबको? क्योंकि मुझे दरमियान में थोड़ा सा नेटवर्क का इशू लग गया है। चलें, ठीक हो गया, ठीक हो गया। बस वो शायद वो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुआ, आपको भी नहीं पता चला, मुझे भी शायद नहीं पता चला, तो कुछ इशू हुआ ज़रूर है। अच्छा, तो ठीक, क्या हो गया? नेट प्रेजेंट वैल्यू इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कंपेयर टू द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है उसके साथ हम प्रेजेंट वैल्यू को कंपेयर करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? नेट प्रेजेंट वैल्यू बना देते हैं। Net present value, net present value method, we compare the difference between the total present value of the future cash inflows and the total present value of future cash outflows. फ्यूचर कैश आउटफ्लोज को हम कंपेयर करते हैं फ्यूचर कैश इनफ्लोज के साथ, उनकी प्रेजेंट वैल्यू के जो फाइंड आउट करके उन्हें एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम नेट प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है, इसके क्राइटेरिया जो है, सिलेक्शन क्राइटेरिया, वो क्या होता है, उसकी कैलकुलेशन क्या होती है, वो आगे चल के हम जरा पढ़ लेते हैं, उसे चेक कर लेते हैं जल्दी से। अच्छा, इसका एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग क्राइटेरिया, जिस तरह हमने पीआई का पढ़ा था, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का पढ़ा था, इसी तरह इसका भी जो है एक्सेप्टिंग और रिजेक्शन जो है क्राइटेरिया होता है। अगर प्रेजेंट वैल्यू जो है, if the present value of cash inflow is more than present value of cash in outflow, it would be accepted। अगर क्या होगा, जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज होंगे, मतलब कि एक तो होता है ना कैश इनफ्लोज, कैश इनफ्लोज मतलब कि अगर कैश इनफ्लोज ज़्यादा होंगे आउटफ्लो के साथ, आउट फ्लो से, तो हम इसे क्या कहेंगे? इसे क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं प्रोजेक्ट को। ये तो हो गया उसके लिए। अब इसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू में क्या होता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज जो है, ये अगर ज़्यादा हो,
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से, तो हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर ऐसा ना हो, अगर आउटफ्लो ज़्यादा हो जाए, प्रेजेंट वैल्यू जो है आउटफ्लो की ज़्यादा हो और प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो से, तो हम क्या कर देते हैं, प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। या दूसरी ज़बान में हम इसे क्या कहेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अगर ज़्यादा हो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से, तो प्रोजेक्ट क्या होगा, एक्सेप्टेड होगा। इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव एनपीवी। इसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव एनपीवी। ठीक हो गया। पॉजिटिव एनपीवी का क्या मतलब होता है, पॉजिटिव एनपीवी का मतलब होता है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या मिली है वो आपकी पॉजिटिव है, वो नेगेटिव में नहीं आई। मतलब कि जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू की अर्निंग की प्रेजेंट वैल्यू है वो पॉजिटिव है, वो ज़्यादा अमाउंट है आउटफ्लो से, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से, तो वो ज़्यादा अमाउंट है, तो वो क्या होती है, पॉजिटिव एनपीवी। पॉजिटिव एनपीवी एक्सेप्टेड होती है, नेगेटिव एनपीवी रिजेक्टेड होती है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला बड़ा इजी है, जो इसने मैंने अभी आपको समझाया है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश आउटफ्लोज माइनस इनिशियल कैश इन्वेस्टमेंट। अब ये तो वो कंडीशन है जब आपके पास एक जो है वो सिर्फ कास्ट है। कास्ट आपके पास इनिशियल कास्ट क्या है, एक है। अगर इनिशियल कास्ट आपके पास दो या तीन चार हों और 3-4 साल बाद हों, तो फिर हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे पहले हर कास्ट की। हर कास्ट की क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कास्ट। तीसरे साल में है तो तीसरे साल की, और वो फार्मूला मैंने आपको बताया है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कास्ट मालूम करने का, तो वो आप वहां से देख लेंगे। एनपीवी मोस्टली आपके लिए जो सादा सा सवाल आता है, इतना एडवांस नहीं आता, उसमें एक ही करेगा, इनिशियल कास्ट देंगे आपको और प्रेजेंट वैल्यू जो फ्यूचर कैश इनफ्लो हो सकते हैं वो हो सकता है कि ज़्यादा हो। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल कैश इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक हो गया। अभी भी वॉइस इशू आ रहा है राशिद? राशिद चेक करें, अभी भी वॉइस इशू आ रहा है आपके पास? ओके, ओके, ओके। तो ये कैलकुलेशन फार्मूला है उसका। अब इसको हम जरा एक्सप्लोर कर देते हैं। अब इसको एक्सप्लोर हम किस तरह करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज का फार्मूला हमने पढ़ा था अभी, वो क्या है, सी टी कैश फ्यूचर कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाई 1 + r की पावर n या t। ये क्या है हमारे पास, यह होता है, ये हमारे पास होता है फ्यूचर कैश, जो है फ्यूचर कैश इनफ्लो जो होता है उसकी प्रेजेंट वैल्यू होती है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इजी जबान में हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड इफ एनपीवी इज पॉजिटिव। एनपीवी पॉजिटिव का मतलब क्या होता, मैंने अभी आपको बताया था, एनपीवी पॉजिटिव तब होती है जब वो आपकी फ्यूचर कैश इनफ्लो जो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है आपकी ज़्यादा हो प्रेजेंट वैल्यू या इनिशियल कास्ट से। ठीक हो गया। तो एनपीवी ग्रेटर देन जीरो क्या होता है, कि अगर एनपीवी ग्रेटर देन जीरो हो तो हम उसे क्या कहते हैं, एनपीवी पॉजिटिव, और एनपीवी पॉजिटिव एक्सेप्टेड होती है। एनपीवी ग्रेटर देन जीरो कब होती है, कि आपकी प्रेजेंट वैल्यू जो थी फ्यूचर कैश इनफ्लोज की वो 5 रुपये थी। ठीक हो गया। और आपकी जो इनिशियल कास्ट है आपकी, और वो कितनी थी आपकी, 3 रुपये थी। तो अब आपकी 5 - 3, तो आंसर कितना आ गया आपके पास, 2। तो ये हमारे पास पॉजिटिव एनपीवी है या नेगेटिव एनपीवी है, एनपीवी क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है, और ग्रेटर देन कितनी है, जीरो से हमारे पास क्या है, बड़ी है ये, तो ये क्या कहलाएगी, पॉजिटिव एनपीवी। अब अगर जीरो से कम कब हो सकती है, कि आपके पास प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई, 10 रुपये थी। ठीक है। और आपकी इनिशियल कॉस्ट कितनी थी, 12 रुपये थी। तो आपके पास कितनी आ गई, -2 आ गया। अब -2 जाहिर है जीरो से छोटा है आपका, तो अब क्या है आपका, एनपीवी क्या आ गई है, एनपीवी लेस देन जीरो आई है आपके पास। ठीक हो गया। ये दो जो थी ये क्या थी, एनपीवी, एनपीवी जीरो से छोटी आ गई है, तो एनपीवी इज इक्वल टू नेगेटिव। ठीक है, एनपीवी लेस देन जीरो, तो हम क्या कर देंगे, प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे हम। प्रोजेक्ट एट एफ द एनपीवी इज नेगेटिव, मतलब कि अगर एनपीवी नेगेटिव हो तो उसे हम क्या कर देंगे, प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। एनपीवी नेगेटिव का मतलब क्या होता है, एनपीवी लेस देन जीरो। तो ये इसका प्रोसीजर था। अब इसके फार्मूले को हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि इसका फार्मूला जो है
वो उससे ज़रा एक्सप्लोर कर देते हैं। हमने जो इसका फार्मूला पढ़ा था, अगर याद हो आपको, हमने पढ़ा था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल कॉस्ट इन्वेस्टमेंट। अगर अब आपको मैं कहूँ कि इसका फार्मूला एक्सप्लोर करके देखते हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज का फार्मूला आपको आता है। वो कौन सा वाला है? वो ये वाला है। ठीक हो गया। तो इसे आप यहाँ पर लिख कर माइनस कैश इनिशियल कॉस्ट वहाँ पर लिख कर आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं एनपीवी को खुद ही। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक्सप्लोरिंग फार्मूला जो है वो यहाँ पर शो करा देता हूँ, ताकि आप लोगों को इश्यू ना हो। ये देखें ज़रा, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट या इनिशियल कॉस्ट। ठीक हो गया। तो ये क्या है? प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला है हमारे पास। प्रेजेंट वैल्यू क्या था? प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला हमने पढ़ा था फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + r⁻टी या n। यहाँ पर t क्या है? ये भी n है, ये भी n है। या t से जाहिर कर सकते हैं टाइम को, या n नंबर ऑफ ईयर्स n से भी जाहिर कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया। तो ये फार्मूला है आपका। तो इसमें आप जब इनकी दोनों कैलकुलेशन निकालेंगे तो आप एनपीवी आ जाएगी। एनपीवी अगर 0 से ज़्यादा आती है आपकी तो एक्सेप्टेड है, 0 से कम आती है तो रिजेक्टेड है। ठीक हो गया। तो एक ये एग्जांपल भी दी हुई है, ये आप जरा कर लेंगे कि ये एग्जांपल क्या है। एग्जांपल है हमारे पास कि अगर ए प्रोजेक्ट है और उसकी स्टार्टेड कास्ट जो है वो क्या है? 1 लाख रुपए है। और एनुअल टोटल कैश इनफ्लो कितना होता है? 1,20,000 होता है। और आवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? 10% है। आवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आ सकता है, आवर इंटरेस्ट रेट भी आ सकता है, या प्रॉफिट रेट भी आ सकता है। 10% है। शुड वी एक्सेप्ट और रिजेक्ट टू इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट ए? हमें प्रोजेक्ट ए में एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए, आप ये बताएंगे। एनपीवी इज इक्वल टू, पहले हम एनपीवी का फार्मूला हमारे पास क्या है? एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब प्रेजेंट वैल्यू हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे? फ्यूचर कैश इनफ्लोज की। अब यहाँ पर अगर आप देखें, अगर यहाँ पे अगर आप देखते हैं, तो हमारे पास एनुअल टोटल कैश इनफ्लो कितना है? 1,20,000। ये 1 साल का प्रोजेक्ट है, इसलिए इसमें एक ही कैश इनफ्लो है। 2 साल के होंगे तो 2 साल के हर अमाउंट को आप क्या करेंगे? अगर फर्ज करें कि 1 साल का 1,20,000 था और दूसरे साल का लाख रुपए था, तो आप क्या करेंगे? 1,20,000 के प्रेजेंट वैल्यू अलहदा से फाइंड आउट करेंगे और इसकी अलहदा से फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ का एन 2 है, इसका एन 1 है, क्योंकि ये 1 साल बाद है। तो अच्छा, तो एनपीवी का सबसे पहले हमने क्या मालूम करना है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो। फ्यूचर कैश इनफ्लो 1,20,000 है। उसको अगर इस तरह फार्मूले में इंटर करें हम, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे फ्यूचर कैश इनफ्लो कितना है? 1,20,000। 1 डिवाइडेड बाई 1 + आर। मैंने बताया था इंटरेस्ट रेट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है। N1 1 साल का प्रोजेक्ट था, माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो ये दी हुई थी हमारे पास। ठीक हो गया। तो इसको अगर फाइंड आउट करें तो हमारे पास 90 आ जाता है, 9090। तो 9090 क्या है हमारे पास? एनपीवी पॉजिटिव है। आंसर पॉजिटिव आया था। सो एनपीवी इज पॉजिटिव एंड प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड। तो हम क्या करेंगे? प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि एनपीवी हमारे पास क्या आया? पॉजिटिव आया। अच्छा, अब इसके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं एनपीवी के। तो ये आप देख लेंगे यहाँ से, इसमें कुछ समझ ना आए तो मैं वो आपको करा दूंगा, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। मेरिट्स कौन कौन से हो सकते हैं? मेरिट्स हो सकते हैं, इट रिकॉग्नाइज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इस्तेमाल करता है, इसलिए ये बहुत अच्छा है। इट कंसिडर द टोटल बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द प्रपोजल। ये टोटल जो है, जो भी जितने बेनिफिट्स जो प्रोजेक्ट है उसका टोटल दौरानिया जो है उसको कंसिडर करता है, सारे बेनिफिट्स को कंसिडर कर रहा होता है। प्रोजेक्ट के अगर 5 साल है लेंथ लाइफ, तो एन 5 साल लेते हैं, 5 साल की मुनाफा लेते हैं, 5 साल की ड्यूरेशन को लेते हैं, इसलिए ये अच्छा है। इट इज़ द बेस्ट मेथड टू सिलेक्ट ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट। ये बेस्ट मेथड है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट के लिए। मतलब जैसे वो पिछला पीआई प्रोजेक्ट था, उसमें डिफरेंट टाइम पीरियड वाले प्रोजेक्ट को वो सही नहीं बताता था, लेकिन ये बिल्कुल सही बताता है। इट हेल्प्स टू अचीव द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द शेयर होल्डर वेल्थ। वो तो जाहिर है जितने भी प्रोजेक्ट हैं सारे मैक्सिमाइजेशन को ही अचीव करने के लिए बनाए गए हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन क्या है, बेनिफिट्स तो लिखने हैं ना, मेरिट्स तो लिखने हैं ना।
तो वो आप कोई भी कितनी भी लिख सकते हैं। डीमेरिट्स इसका क्या है, ये बड़ा मुश्किल है समझना, इसे कैलकुलेट करना। एट नीड डिस्काउंट फैक्टर फॉर कैलकुलेट ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू, इसमें डिस्काउंट फैक्टर इस्तेमाल होता है जो किसी किसी को आता है, हर बच्चे को नहीं आता, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर प्रोजेक्ट हैव डिफरेंट इफेक्टिव लाइफ, ये बात को आते ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिनकी इफेक्टिव लाइफ जो है वो किसी प्रोजेक्ट की कम हो जाती है, किसी की ज़्यादा हो जाती है। तो बाद में प्रोजेक्ट किसी कोई जल्दी खत्म हो जाता है, कोई देर से खत्म हो जाता है, मतलब कोई प्रोजेक्ट में लॉस हो जाता है, किसी में फ्यूचर में जाकर नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट डिफॉल्ट भी कर सकता है। तो उसके लिए भी ये प्रोजेक्ट क्या है, एनपीवी से इतना उसे जो है काउंट नहीं करती। वो कोई भी टेक्निक्स लेने ऐसे प्रोजेक्ट को, तो कोई भी टेक्निक्स जो है वो सही तरह काउंटर नहीं कर सकती, नहीं बता सकती उसके बारे में। तो ये आपका जो एक एनपीवी जो था, एनपीवी और पीआई दो आपके हो गए। ये एक सेल्फ कैलकुलेशन आपने करनी है। इस ये सवाल ये है कि एक दो प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं और दो प्रोजेक्ट जो हैं उनकी जो वैल्यू दी हुई है वो ये है। प्रोजेक्ट एक्स जो है उसमें इनिशियल कास्ट 20,000 है, प्रोजेक्ट वाई में 30,000 है। एस्टिमेटेड लाइफ दोनों की पाँच पाँच साल है। ठीक हो गया। और स्क्रैप वैल्यू क्या है उनकी, एक की 1,000 है, एक की 2,000 है। द प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स एज आर एज फॉलोज, इसका कोई मकसद नहीं है, ये जस्ट आपको तंग करने के लिए दिया हुआ है कि आप लोग कंफ्यूज हों। जो प्रॉफिट है या जो आपकी कैश इनफ्लो है वो इस तरह दिया हुआ है कि पहले साल 5,000 इनफ्लो हुआ, दूसरे साल 10,000 इनफ्लो हुआ, तीसरे साल 10,000 इनफ्लो हुआ, चौथे साल 3,000 इनफ्लो हुआ, पांचवें साल 2,000 इनफ्लो हुआ प्रोजेक्ट एक्स में। और प्रोजेक्ट वाई में पहले साल 20,000, फिर 10,000, 5,000, 3,000, 2,000 ये कैश जो है इनफ्लो हुआ। अब वो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है या इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, 10% है। अब आप बताएं कि कौन सा प्रोजेक्ट हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, कौन सा हमें रिजेक्ट करना चाहिए। तो ये आपने अब हमें बताना है और सेल्फ कैलकुलेशन करेंगे। अगले जो लेक्चर होगा सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि आप बारी बारी कि हर बच्चा मुझे बताए कि कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए और किस बेस पर एक्सेप्ट करना चाहिए, और कोई रिजेक्ट करना चाहिए तो क्यों रिजेक्ट करना चाहिए। तो ये आप मुझे इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में बता देंगे। तो ये आज आपका छोटा सा लेक्चर था, होप सो कि आप लोगों को सब कुछ समझ आई होगी और जो मैं आपको डिलीवर करना चाह रहा था वो डिलीवर हो गया होगा। तो अब आपको कोई सवाल जवाब है, कोई इशू है तो जल्दी बताएं। 11 बजने वाले हैं, मैंने सोना भी है, सुबह ऑफिस भी जाना है, आप लोगों ने भी सोना है, थक गए होंगे। लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया, मेरे ख्याल से शुरू हुआ था ऑलमोस्ट 2 घंटे पे चल गया लेक्चर। जो कोई भी जो सवाल जवाब हैं आपके, काइंडली हरी अप, जल्दी जल्दी पूछें ताकि हम अपना सेशन क्लोज करें। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये जो अभी आपने क्वेश्चन शो कराया था, इसका हम्म। एक थोड़ा सा हिंट बता दें कि ये जो नीचे हमें 5 सालों के डिफरेंट कैश इनफ्लोज दिए हुए हैं, ये इनको हम 5 सालों की जो टोटल की जमा प्रेजेंट करके वैल्यू, इसको प्रेजेंट नहीं नहीं अलग, हर साल की प्रेजेंट वैल्यू अलग से निकालेंगे ना, क्योंकि अगर अच्छा अलहदा सा निकालेंगे। वो अलग से निकाली पड़ेगी ना, जमा करके तो निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि ये 5 साल का, 5 साल की जो इनफ्लो है इसकी प्रेजेंट वैल्यू अलग आएगी। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो अलग आएगी, ये तो वैसे प्रेजेंट वैल्यू में ठहरी हुई है 5,000। ओके, ठीक हो गया। हम्म। ठीक। सर से किराए वाली माइनस करेंगे सर एस्टिमेट इन्वेस्टमेंट से। यार ये ना मुख्तलिफ जो है ना कैलकुलेटर मुख्तलिफ वो डिमांड करते हैं, लेकिन आप स्क्रैप वैल्यू माइनस ना करें। नहीं करनी सर माइनस। ना करें आप, कुछ बुक्स में करा भी रहे हैं, कुछ बुक्स में नहीं करा रहे, आप ना करें या करें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। चलें ठीक। हाँ, अगर दोनों से माइनस करेंगे तो दोनों का ही मुख्तलिफ दोनों पे इफेक्ट पड़ेगा, अगर दोनों को नहीं करेंगे तो दोनों पे वही इफेक्ट रहना है। मतलब ये ना हो कि जी एक सर की, ये हाँ एक की शामिल करें एक की ना करें। आपने बेसिक तो ये बताना है कि प्रोजेक्ट कौन सा एक्सेप्ट करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए, स्क्रैप वैल्यू को छोड़ दें। हाँ जी, कोई और काइंडली। सर ये वाला एक बता दें कि ये जो आपने बताया था कि अगर एक प्रोजेक्ट में कॉस्ट एक से ज्यादा हो तो हम क्या करेंगे कि हर एक की प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड करेंगे और फिर उसको माइनस करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर हम्म। कैश इन से। वो मैं ये बता रहा था आपसे। अब यहाँ पर देखें ना आप, ये आपका सवाल है,
अब इसमें आप इस साल की अलग से प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कैश फ्लो, ये कैश इनफ्लोज है ना हमारे, रेवेन्यूज हैं, इसकी अलग से प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसकी अलग से, इसकी अलग से, ठीक है। अब इनकी जो प्रोजेक्ट एक्स है इसकी इनिशियल कॉस्ट कितनी है, 20,000 रुपये, ठीक हो गया। इसमें तो जी प्रेजेंट वैल्यू ही ये 20,000 है, जाहिर है ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट ये किया एक है। है। अगर ये हम्म यहाँ पर अगर ये 3 साल बाद वो कहता कि 3 साल बाद उसने 20,000 रुपये और लगा दिए, ठीक है, हम्म हम्म तो इस 20,000 की प्रेजेंट वैल्यू भी हम फाइंड आउट करते हैं, इस 20,000 में वो प्रेजेंट वैल्यू जमा करके डिवाइड करते हैं या माइनस करते हैं। ठीक है, हम्म, सही समझ आ गया। चलें, थैंक यू। और कोई, किसी और का कोई सवाल हो, कोई ऐसा बंदा हो जिसे बहुत ज्यादा समझ आ गई हो। और सर एक और बात पूछनी है कि इसकी कैलकुलेशन जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की से करनी है कि पहले वाले से करनी है। अच्छा, अब आप देखें तो सवाल किधर गया, हाँ ये सवाल, अगर अगर इस सवाल को देखें तो पीआई में हमें क्या चाहिए था, उसमें हमें कैश इनफ्लो चाहिए था और कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो। अब दोनों में से कोई भी आप इसमें मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में सेम चीज इस्तेमाल हो रही है। दोनों में। पीआई हाँ में जी, डिवीजन होती है और उसमें मैं इसमें माइनस होती है। एनपीवी इस्तेमाल कर लें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है। कास्ट ऑफ कैपिटल आ थैंक गया ना, कास्ट ऑफ कैपिटल आ गया, यू। ठीक हो गया। ठीक है सर। तो आप जी ये एनपीवी इस्तेमाल कर लें। ठीक है सर, थैंक यू। वैसे ये सवाल मैंने जब देते वक्त नहीं सोचा था, आप मतलब बड़ी ब्रिलियंट हैं, आपने यहाँ पे वो कर लिया। मैंने ये नहीं सोचा था कि किससे करवाऊंगा ये सवाल, उससे करवाऊंगा, पीआई से कराऊंगा या एनपीवी से कराऊंगा। चलो बहरहाल अच्छी बात है। अच्छा, इसके अलावा काइंडली किसी और का कोई सवाल जवाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं पूछ रहा था कि जिस तरह से जैसे आपने बताया कि हमारे पास अगर 2 प्रोजेक्ट हों तो उनके जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हों वो दोनों डिफरेंट हों, हम्म, उनकी टाइप्स की वजह से। तो वहाँ पर हम कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं? क्योंकि हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स से तो सिर्फ रैंकिंग करते हैं, लेकिन कलेक्शन तो नहीं हो पाती अगर उनकी लाइफ स्पैन चेंज है एनपीवी तो फिर जो हम है कौन ना, सी टेक्निक यूज़ करते एनपीवी बेहतर होता है। दो प्रोजेक्ट ऐसे जिनकी लाइफ स्पैन मुख्तलिफ हो, वहाँ के लिए एनपीवी मोस्टली इस्तेमाल होता है। वैसे एनपीवी भी 100% नहीं उसे कैलकुलेट कर सकता, वो इसलिए कैलकुलेट नहीं कर सकता क्योंकि एक प्रोजेक्ट है ना, हो सकता है वो 100 साल दे रहा हो आपको प्रॉफिट, और एक प्रोजेक्ट है वो 5 साल दे रहा हो। तो आपको कोई भी ऐसी टेक्निक्स आपको सही तरह नहीं बता सकती कि कौन सा प्रोजेक्ट आपको सिलेक्ट करना चाहिए, लेकिन आपको ये मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि आप पहले 5 साल की या दोनों की एक ही लाइफ स्पेन इस्तेमाल करते हुए आप फाइंड आउट कर लेते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, या आप देखते हैं कि 5 साल में कौन सा अच्छा है और अज्यूम कर लेते हैं कि आगे भी वही जाके अच्छा होगा, तो उसी को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। मतलब हम्म, सिलेक्शन जो होती है फिर वो फाइनली टाइम स्पैन को सेम रख के अजम्पशन पे होती है, हाँ, ठीक है सर। assumptions में होती है वो। हाँ जी, किसी और का कोई सवाल हो तो काइंडली आप, वैसे आप लोगों को समझ आ रहा है, कोई इश्यू तो नहीं है। अब दो टेक्निक्स बच गई हैं इसमें, तो इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम वो ख़त्म करके फिर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग को देख लेते हैं। सर से डिस्कस हुई है आज के, उसमें से कौन कौन से टॉपिक उठाने हैं, तो इंशाल्लाह ताला वो उठा के फिर हम आपसे वही करा लेंगे। तो कोई किसी किस्म का किसी को इशू हो, कोई मसला मसाइल इसके अलावा। चलें ठीक है, फिर आई थिंक सो कि आप लोगों को समझ आ गई है। इस बाकी को अगर किसी को कोई इशू होगा तो वो मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप से मुझसे आंसर क्वेश्चनिंग कर लेगा। इंशाल्लाह ताला मैं अवेलेबल हूँगा उनकी हेल्प करने के लिए। बाकी अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, खुश रहें, आबाद रहें, और एफएम को भी पढ़ते रहें। दरमियान में इतने दिन एचआर पे ना पढ़ें, तो एफएम भी आपका लाजमी जुज़ है। और मैं ये समझता हूँ कि एफएम जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इजी है ज़्यादा एचआर के नस्बत। एचआर थोड़ा सा ना थ्योरेटिकल है, उसमें चीज़ें थोड़ी सी ना कंजर्वेटिव सी हैं, थोड़ा सा मतलब रिच करने वाली हैं। तो ये एफएम थोड़ा सा सब्जेक्ट जो है ये इजी है बानिस्बत उसके।
पढ़ने में मुश्किल है, समझने में मुश्किल है, लेकिन जब समझ आ जाता है, जब आप पढ़ लेते हैं, अंडरस्टैंड कर जाते हैं, तो भूलती नहीं है चीज़ें। तो आप लोगों के लिए ये ज़्यादा हेल्प आउट होगा। और 2 सवाल अगर आप इधर से कर जाते हैं तो आप पास हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और डिस्क्रिप्टिव में एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, डिस्क्रिप्टिव में बिल्कुल आपकी जो मार्किंग होगी वो काउंट नहीं होगी कि किसने ज़्यादा नंबर लिए हैं, किसने कम लिए हैं। ये जस्ट पास करना होता है आपने। आपने 50% इसमें क्लियर करना होता है, 40% पहले तो 50 था, मेरे ख्याल से आप सुन रहे हैं 40 भी होता है। तो पास करना होता है आपने डिस्क्रिप्टिव कि आप पास करें और आप इंटरव्यू में क्वालिफाई करें, और नंबर आपके इंटरव्यू के ही काउंट होते हैं। तो इसकी सिर्फ आप इतनी कोशिश ज़रूर करें, जो बच्चे जिन्हें समझ नहीं आ रहा, कहीं पे कोई मसला है, तो वो कम से कम 2 चैप्टर भी से अच्छे से कर लें, और एक आध 2 चैप्टर एचआरएम भी कर लें, तो वो इंशाल्लाह ताला पासिंग में हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच आज के लेक्चर के लिए। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी अगले लेक्चर में नेट जो है कंसेप्ट के साथ और नए तजर्बे के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।